हाँ जी। तो आज के एजेंडा में तीन बातें आपको दिखेंगी। पहली बात क्या है सर? फर्स्ट इज ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सीए फाउंडेशन पेपर वन अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, पहले डिस्कशन करेंगे सीए फाउंडेशन पेपर वन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को जानेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, दैट इज योर बीआरएस। बीआरएस का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ आपको एक एक्साइटिंग ऑफर्स भी बताऊंगा, तो आपको पूरे सेशन में बने रहना है। बिल्कुल भी आपको सेशन को बीच में लीव नहीं करना। जहां लीव करोगे वहीं पर ही अपना लॉस करोगे। ठीक है, सेशन में आए हो तो 1.5-2 घंटे का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो आपको 1.5-2 घंटे बैठना है, तसल्ली से इसको समझना है, सुनना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सीए फाउंडेशन की जर्नी को। सीए फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लासेस हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल है सर? जिनका भी एग्जाम सितंबर 2025 में है। एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया, सब चैट में लिख के दो अपना अटेम्प्ट। सब लोग चैट बॉक्स में अपना अपना अटेम्प्ट लिख दो कि आपका अटेम्प्ट कब है। ठीक है, सितंबर 25 में अगर आपका एग्जाम है, अपकमिंग अटेम्प्ट में, तो भी आपके लिए क्लासेस एप्लीकेबल है। अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी 2026 में, तो भी आपके लिए क्लासेस एप्लीकेबल है। और रेयरली अगर आपका अटेम्प्ट मई 2026 में है, तो भी आपके लिए क्लासेस एप्लीकेबल है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे जनवरी या सितंबर के होंगे, मई का तो शायद ही कोई बच्चा हो। ठीक है, बट स्टिल एक बार सब अपने अपने अटेम्प्ट लिख के दे दो। मोस्टली बच्चे मेरे ख्याल से जनवरी के ही होंगे। ठीक है, तो अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर में है, जनवरी में है, मई में है, एक बच्चा है सितंबर का, रोशी शाह। ठीक है, तो सितंबर के लिए भी ये क्लासेस आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सितंबर में अटेम्प्ट हो, जनवरी में हो, इवन मई में हो, अकाउंट्स में कुछ चेंज नहीं आता भाई। अकाउंटिंग का सिलेबस सेम रहता है, क्वेश्चंस ऐड लेस होते रहते हैं और कोई फर्क नहीं आता, कोई आपके अमेंडमेंट्स नहीं आती है। ठीक है, तो आपका सितंबर में एग्जाम हो, जनवरी में एग्जाम हो, दोनों के लिए ये क्लासेस एप्लीकेबल है। मई के लिए भी अगर कोई बच्चा प्लान करता है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। मई वाला कोई बच्चा होगा नहीं। ठीक है, नाउ सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, और थोड़ा फैकल्टीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारा, दैट इज योर अकाउंटिंग। पहला पेपर आपका कौन सा है? अकाउंटिंग का। प्रिंस मिश्रा का भी सितंबर में अटेम्प्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग का पेपर है, टेकन बाय मी, माय नेम इज सीए वरुण जैन, माई सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। अकाउंटिंग का पेपर मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। दूसरा पेपर आता है बिजनेस लॉ। दूसरा पेपर आता है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हमारे पास एक सीएस फैकल्टी है, सीएस रमनदीप सिंह सर। ठीक है, नेक्स्ट पेपर इज योर मैथ्स, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सब्जेक्ट का नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जिसमें मैथ्स भी है, स्टैट्स भी है, और आपका एलआर का पोर्शन भी है, लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है, जो लेंगे हमारे पास प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार सर। ठीक है, और फोर्थ पेपर इज योर बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो लेंगे हमारे पास सचिन गुप्ता सर। चारों फैकल्टी अपने आप में अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, बट कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आप चारों के चारों सब्जेक्ट मुझसे लो, यह आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं रहेगी कि आपको चारों ही मुझसे लेना है। आपको मैं आज अकाउंट्स की डेमो दे रहा हूं, तो आपको अकाउंट्स अगर समझ में आता है तो आप खाली अकाउंट्स भी मुझसे ले सकते हो, और बाकी आप 3 सब्जेक्ट कहीं और भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी 3 सब्जेक्ट मांगोगे तो बाकी तीनों सब्जेक्ट के भी मैं आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखकर अपने आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग का मैं आपको आज डेमो दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स के जो आपके मार्क्स हैं, मार्क्स के बारे में जानते हैं। हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का हर एक पेपर है। ठीक है, जिसमें आपका पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4, ये दो पेपर आपके क्या हैं? एमसीक्यू बेस्ड है। ये दो पेपर क्या है? एमसीक्यू है। और पेपर 1 और 2, ये दोनों पेपर आपके क्या है? सब्जेक्टिव है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है। जो सब्जेक्टिव पेपर है ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है। कल ही सीए फाउंडेशन मई 25 का अकाउंटिंग का पेपर हुआ है। कल ही सीए फाउंडेशन मई 25 का अकाउंटिंग का एग्जाम हो गया। पेपर वॉज एवरेज, नॉट वेरी इजी, नॉट एट ऑल टफ, लेकिन एक एवरेज लेवल का पेपर था, बट लेंदी था। लेंदी तो मैं आपको आज ही डे 1 पे बोल देता हूं कि भैया पेपर लेंदी होते हैं, स्पेशली अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है, तो आपको स्पीड पे काम करना पड़ता है। आपको अपनी स्पीड शुरुआती दौर से क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो 3 घंटे का आपका अकाउंट्स का पेपर है। ऐसे ही लॉ भी आपका 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का। बट जो पेपर नंबर 3 और 4 है, मैथ्स का और इको का पेपर है, एमसीक्यू वाला, ये 3 घंटे का नहीं होता, ये 2 घंटे का पेपर होता है। ये कितने घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे में आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, मैथ्स और इको का। और ये जो एमसीक्यू वाले पेपर हैं, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है सर। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है?
0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। हर गलत आंसर पे, हर रॉन्ग आंसर पे आपके कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे? 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। एक छोटा सा आपको मेरे को आंसर देना है। मान लो अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है मैथ्स में या इको में, बताओ अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो आपके कितने टोटल मार्क्स कटेंगे? लगाओ कैलकुलेशन। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो कितने नंबर कट जाएंगे आपके? 1 नहीं, 1 तो एडिशनल कटेगा, टोटल आपके 5 नंबर कटेंगे। भाई 4 क्वेश्चन गलत है तो 4 नंबर तो वही गए, और हर एक क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स, तो यानी कि टोटल आपके कितने डिडक्ट हो जाएंगे? 4 क्वेश्चन गलत होने पे 5 नंबर कटेंगे। ठीक है, तो ये रिस्क रहता है नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में कि अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो उसे अटेम्प्ट ना करके उसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, पेपर के जो टाइमिंग होते हैं ना, टाइमिंग जो होते हैं पेपर के, वो आपके होते हैं 2 बजे से 2 PM से 5 PM। ठीक है, और जो एमसीक्यू वाले होते हैं वो 2 से 4 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। और आपको एग्जाम में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना होता है। ध्यान रहे, एग्जाम में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना पड़ता है। मतलब आज से आपके ब्लू पेन का त्याग हो जाएगा। ठीक है, आज से आप लोगों को अपना ब्लू पेन छोड़ देना है। आज से आप लोगों को क्या यूज करना शुरू करना है? ब्लैक पेन यूज करना है, बॉल पेन। ठीक है, अब क्या होता है सर, ब्लैक पेन है राइटिंग गंदी आएगी, क्योंकि भाई हम सीधा ब्लू से ब्लैक पे शिफ्ट करेंगे तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। लेकिन वो आपको हैबिट डालनी है, क्योंकि पूरी सीए आपको ब्लैक बॉल पेन से ही निकालनी है। ठीक है, तो आज से ब्लू पेन को त्याग कर देना। ठीक है, ब्लैक बॉल पेन अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, दीज ऑल आर द सब्जेक्ट्स। नाउ अब मैं सब्जेक्ट के बाद कुछ अपने बारे में बता दूं, सुनना चाहोगे मेरे बारे में? जी सर, मैंने आपके बारे में तो पूछ लिया, लेकिन अब कुछ मेरे बारे में भी जान लो। मैं कौन हूं, आपने मुझे कहां देखा? आपने मुझे वीडियो पे देखा। ठीक है, अब सर कुछ अपने बारे में भी तो बता दो, आप हो कौन? चलो, माय नेम इज वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ठीक है, आई स्टार्टेड टीचिंग। अगर टीचिंग की बात करूं तो सर टीचिंग मैंने 2012 में ही स्टार्ट कर दी थी। आई बिलोंग टू अ जैन फैमिली। ठीक है, जैन फैमिली से बिलोंग करता हूं। माय फादर वाज इन जॉब, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट था मैं। ठीक है, माय फादर वाज इन जॉब एंड माय मदर वाज होम मेकर। ठीक है, तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन हूं मैं। तो 2012 में मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी। 2012 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन करी थी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से, और रेगुलर मेरा कॉलेज रहा था केशव महाविद्यालय। डीयू में एक कॉलेज है केएमसी करके, केशव महाविद्यालय कॉलेज, तो वहां से मैंने बीकॉम ऑनर्स करी थी। ठीक है, तो ये कॉलेज पूरा होने के बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। सीए मैंने अपनी क्लास 12th के साथ साथ ही स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम पे सीपीटी वगैरह हुआ करता था, तो सीपीटी भी दे दिया था, इंटरमीडिएट लेवल दे दिया था। लेकिन फिर मैंने गैप ले लिया था 1 साल का ना। सीए में क्या कर दिया था मैंने, गैप ले लिया था इंटर लेवल तक। जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था तो मेरा इंटर लेवल क्लियर हो गया था, और सेकंड ईयर के बाद फिर मैंने 1 साल का गैप देकर अपना कॉलेज पूरा किया था। देन आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। ठीक है, और 2012 से ही ग्रेजुएशन पूरी होते ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी उस टाइम पे सीएसीपीटी होता था, सीएसीपीटी होता था। तो सीपीटी के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था। 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाने शुरू करे थे, अकाउंट्स का एंड लॉ का। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके मैंने सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स को पकड़ा और इंटरमीडिएट पढ़ाना शुरू किया। इंटरमीडिएट में उस टाइम पे अकाउंट्स के 2 पेपर होते थे, एक आपका अकाउंटिंग होता था और एक आपका एडवांस अकाउंटिंग होता था। ठीक है, और एक ऑडिट पेपर होता है। तो ये 3 पेपर मैं पढ़ाता था, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। हालांकि मैंने टैक्स भी पढ़ाया है, लॉ भी पढ़ाया है, मैंने सब सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट आया था वो अकाउंट्स में और ऑडिट के पेपर में आया था। लॉ वगैरह में मेरा इतना इंटरेस्ट आया नहीं था। तो अकाउंट्स और ऑडिट ये मेरे कोर एरियाज थे जिसको मैंने पकड़ा। सीए इंटर के साथ साथ, अच्छा सीए सीबीटी के साथ साथ मैं पहले ही अपने बीकॉम लेवल पे ही, मतलब 2012 से बीकॉम लेवल पे ही मैं 11th-12th के स्टूडेंट को तो वैसे ही पढ़ाता रहता था। मेरे को पढ़ाने का शुरुआत से ही शौक है, कहते हैं ना बचपन से ही शौक है पढ़ाने का। ठीक है, तो 11th-12th के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स का पेपर हो गया, उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज हो गया, ये मैं पढ़ाता रहता था। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया सीए सीबीटी, सीए इंटरमीडिएट लेवल। एक सीएमए कोर्स होता है, तो सीएमए लेवल पे भी मैं सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटर लेवल पे पढ़ाता हूं। ठीक है, वहां भी मैं वही अकाउंट्स एंड ऑडिट के जो भी पेपर है वो लेता हूं। ठीक है, आई क्वालिफाइड, मैंने सीए अपनी कंप्लीट करी 2000
2016 में, 2016 में मेरी सीए कंप्लीट हुई थी, मतलब 2016 की स्टार्टिंग में ही मेरी सीए कंप्लीट हो गई थी। तो यू कैन से मेरे को सीए बने हुए 9 साल हो गए, 9 years हैव पास्ड कि मैं सीए क्वालिफाई हो गया। और पढ़ाते हुए आप कह सकते हो कि लगभग मुझे 13 years का एक्सपीरियंस है। 13 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 9 साल का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है मुझे अपने बारे में बताने में, यही सब मेरी जर्नी है। ठीक है, 2016 में मेरी सीए क्वालिफाई थी। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक एक बारी में सीए बन गया था। फाउंडेशन एक सीबीटी एक ही बारी में निकल गया था, इंटरमीडिएट लेवल मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिए थे, वो भी निकल गया था, लेकिन फाइनल में अटका था मैं 2 बार अटका हूं फाइनल में। ठीक है, तो हमें कभी भी इस चीज से नहीं घबराना। अच्छे अच्छे दिग्गज सीए लेवल में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है। तो अगर कोई बच्चा सीए लेवल में कभी भी अटकता है तो उसे कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन जब तक अटकते नहीं है ना, तब तक उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता ही नहीं लगता। ठीक है, तो मैं भी फाइनल लेवल पे 2 बार में अटका था। पहली बार जब मैंने फाइनल दिया था तो मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, तो मैं अपनी गलती की वजह से अटका था। ठीक है, दूसरी बार जब मैंने फाइनल एग्जाम दिया था तब मैंने पढ़ाई तो बहुत करी थी, मेहनत बहुत करी थी, दिन रात एक कर दी थी, लेकिन स्टिल कुछ कमी रह गई होगी, रह गया। तीसरी बार जब दिया था, अच्छा तीनों बारी पे मैंने फाइनल लेवल में बोथ ग्रुप्स ही करके दिए थे। पहली बार भी बोथ ग्रुप्स दिए थे, दूसरी बार भी बोथ ग्रुप्स दिए थे, और जो तीसरी बार था जिसमें एग्जाम में मैंने क्लियर किया था, उससे पहले मेरे को सबने बोल दिया था कि भाई 2-2 ग्रुप करके नहीं हो रहा, सिंगल सिंगल करके दे दो। बट नहीं, मैंने कहा नहीं यार, 2 बार तो मैं बोथ ग्रुप्स पढ़ चुका, तो मैंने कहा तीसरी बार भी मैं रिस्क लूंगा, बोथ ग्रुप्स ही पढ़ के जाऊंगा। और बोथ ग्रुप्स की तैयारी करी थी, और मई 2016 में मेरा एग्जाम था एंड आई क्वालिफाइड सीए। ठीक है, ये मेरी जर्नी रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, एमकॉम वगैरह भी मैंने कर रखी है। ठीक है, बाकी छुटपुट कुछ डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह, आईएफआरएस वगैरह, ये सब मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। एसीसीए एक बच्चे ने बोला था ना मुझे एसीसीए करनी है, एसीसीए की मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आई क्वालिफाइड सीए। तो अब मेरे मन में भी आ रहा था कि हालांकि मुझे एसीसीए करके मुझे अब कोई जॉब वगैरह नहीं करती है, सिर्फ नॉलेज के लिए और ये जानने के लिए कि एसीसीए में किस तरीके का सिलेबस होता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है, वो सब देखने के लिए मैं एसीसीए भी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है 4, इसलिए मेरे को पता है कि उसमें 4 ही पेपर देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर रिसर्च करके बैठा हूं। तो मेरा भी प्लान है कि मुझे एसीसीए करनी है। ठीक है, बाकी मैं आपको यही बोलूंगा कि सीए आप करते हो, फर्स्ट फोकस शुड बी और सीए। आप सीए कर रहे हो तो आपका पहला फोकस ना सीए ही होना चाहिए। आपको सीए के साथ साथ अभी कुछ नहीं सोचना, सीए के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना। सीए के साथ जस्ट आप बीकॉम कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, बीकॉम कर लो, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में जाओ, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में जाओ, कुछ भी करो, कहीं से भी करो। चाहे आप अपना लोकल यूनिवर्सिटी से कर लो, मतलब अपनी जो स्टेट है वहां की यूनिवर्सिटी से कर लो। अगर आप डीयू से करना चाहते हो डीयू से कर लो। ठीक है, ओपन में करना चाहते हो ओपन में कर लो, रेगुलर में अगर आप करना चाहते हो तो रेगुलर में भी कर लो। अगर आपको रेगुलर में एडमिशन मिलता है तो रेगुलर में भी कर लो। कितने बच्चे सीयूईटी एग्जाम दे चुके हैं? सीयूईटी का एग्जाम हो गया ना मेरे ख्याल से, तो कितने बच्चों ने सीयूईटी एग्जाम दिया है? एक बार जिस, अच्छा अच्छा, स्टेट वाइज होता है ना, तो कोई बात नहीं। सीयूईटी का एग्जाम होता है ना, सीयूईटी। अच्छा, गुजरात बोर्ड में नहीं है, ठीक है। अच्छा, सीबीएसई में चलता है मेरे ख्याल से वो, मतलब ज्यादा मेरे को आइडिया नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन मेरे ख्याल से सीबीएसई वगैरह के लिए तो चलता है। बाकी स्टेट बोर्ड्स में शायद होता हो या ना होता हो, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बट जो भी है, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए। ठीक है, कई बार बच्चे बाद में पूछ रहे होते हैं कि सर मेरे को एडमिशन मिल रहा है, मैं करूं या ना करूं? बिल्कुल करो, जरूर करो। अब बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर सीए के साथ साथ रेगुलर कॉलेज में दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि भाई वहां भी टाइम देना पड़ेगा, सीए की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तो क्या टाइम मैनेज हो जाएगा? 100% हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत तक करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा आपको टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाता है। क्योंकि देखो ऑनलाइन पढ़ाई का जमाना है, आज आप मेरे साथ बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है। अब वो जमाने तो चले गए कि भी आपको कहीं कोचिंग सेंटर पे क्लास लेने जाना है, ऑफलाइन कुछ करना है, वो सब टाइम वेस्टेज वाली चीजें सब खत्म हो गई है। ठीक है, तो आजकल ऑनलाइन का जमाना, आप घर बैठे आपके पास लेक्चर्स होंगे, आप अपनी पढ़ाई करो, अपना एग्जाम क्वालिफाई करो। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि अगर आपको रेगुलर कॉलेज का एक्सपीरियंस मिलता है तो आपको वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। सीए के साथ आप अपना सिर्फ बीकॉम कर लेना, ग्रेजुएशन कर लेना। ठीक है, इसके बाद सीए बनने के बाद जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो ना, उसके बाद आप जो मर्जी करो, उसके बाद आप जो मर्जी क्वालिफिकेशन करो। आपको एसीसीए करनी है, आप एसीसीए करो। आपको सीएफए करना है, सीएफए करो।
आपको सीपीए करना है सीपीए करो, आपको वो अपना एलएलबी करना है एलएलबी करो, जो मर्जी करो, लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना तब करना। अभी सिर्फ आप अपने पेरेंट्स से सिर्फ ये बोलो कि मुझे सीए करना है, और सीए में ही आप अपने पेरेंट्स का पैसा लगवाना। पैसा उनका लगेगा लेकिन मेहनत खून पसीना आपका लगेगा, उनका भी लगेगा खून पसीना, क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तो वो भी आपको देखेंगे तो वो भी थोड़ा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये एक बहुत अच्छी कहावत है, जब सीए चल रही होती है ना, कि जो भी बच्चा फैमिली में सीए कर रहा होता है ना, खाली वो अकेला सीए नहीं कर रहा, समझ लो पूरी परिवार सीए कर रहा होता है, पूरा परिवार ही सीए कर रहा होता है। क्योंकि जब मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, जब मैं पढ़ रहा होता था तो खाली मैं दिन भाई ठीक है मेहनत करनी है तो भाई पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रहे हैं, तो खाली मैं नहीं पढ़ रहा, मेरी मदर भी मेरे साथ लगी हुई है, मेरे फादर भी मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ लगी हुई है, उन सब की ही स्ट्रगल चल रही होती है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि भाई आप अपनी स्ट्रगल से किसी की भी उम्मीदों पे पानी ना फेरो। ठीक है ना, तो आपको अपना 100% हमेशा देना है। ठीक है, आपको अपना 100% एफर्ट हमेशा लगाना है। बाकी डेस्टिनी है, किस्मत है, हर कोई बच्चा एक ही बारी में क्वालिफाई नहीं करता, अटकते भी हैं, रुकते भी हैं, टाइम भी लगता है, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी कमी की वजह से रह गया, क्योंकि सबको अपने मन से पता होता है, ब्लेम तो इंसान एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं कि भाई इस वजह से रह गया, उस वजह से रह गया, लेकिन कभी नहीं होता ऐसा। हम हमेशा अगर अटकते हैं तो हम अपनी कमी की वजह से अटकते हैं, वो हमें सबको पता होता है। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से क्या देना है, 100% एफर्ट लगाना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो डेस्टिनी है उसको तो भाई कोई भी नहीं पलट पाया। ठीक है, तो हम इंसान क्या चीज है, भगवान भी नहीं चेंज कर पाया उसे तो। ठीक है, तो हम तो इंसान है। ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, वो मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मी, ये मेरे बारे में है। अब अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और अपने पेपर के बारे में जानते हैं, पेपर 1 अकाउंटिंग, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, पेपर 1 अकाउंटिंग। ठीक है सर, ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, ये सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि सब्जेक्ट कैसा है, नेचर कैसा है। दिस सब्जेक्ट इज कोर प्रैक्टिकल इन नेचर। ठीक है भाई, अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, आप लोग सब 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ के आ रहे हो अच्छे से। ठीक है, तो आपका पूरा प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, थ्योरी भी होती है लेकिन थ्योरी बहुत कम रहती है, फोकस किस पे रहता है, प्रैक्टिकल पे ही ज्यादा रहता है। बट ध्यान रखना, 11th 12th से अब यहां पर आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी, आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। वहां जो हम पढ़ते थे ना 11th 12th में, जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, हमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, जो बच्चे अपना कहीं कहीं ना कहीं कोचिंग तो लेते ही थे। ठीक है, लोकल एरिया में कहीं ना कहीं आपने कोचिंग जरूर ली होगी 11th 12th की, तो आपने कोचिंग ली होगी, नहीं तो हो सकता है कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हो। ठीक है, तो आपने क्या करा, कंसेप्ट समझा, एक बार समझ लिया, लेकिन उसके बाद क्या करते थे हम, क्वेश्चंस में लगे रहते थे। ठीक है, कौन सी बुक चला करती थी, बताओगे 11th 12th में आप लोगों ने कौन सी बुक पढ़ी है। हमारे यहाँ तो टीएस गरेवाल चलती है दिल्ली में, आप लोगों ने कौन सी। हाँ जी, टीएस गरेवाल ही चलती है। ठीक है, तो मतलब मैंने जो बुक सुनी है, टीएस गरेवाल, डीके गोयल, हाँ एक पीसी तुलसियान, ये सब किताबें मैंने सुनी हुई है जो अकाउंट्स में चलती थी। ठीक है, आज के टाइम में मुझे पता नहीं क्या चलता है क्या नहीं चलता, क्योंकि मैं अब 11th 12th से तो बहुत दूर हूँ, मुझे आइडिया नहीं उसका। ठीक है, बट हम क्या करते थे, हमने टीएस गरेवाल में कभी आपने खोल के ये देखा है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा, बहुत कम बच्चे देखते हैं। टीएस गरेवाल में क्या करते थे, सर हमने कॉन्सेप्ट सुन लिया, जब कोचिंग में हम गए थे वहां पर हमने थोड़ा बहुत समझ लिया, हमने टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस करे बैठ के, जितनी भी इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व किया, जितने भी बैक में क्वेश्चन इतने सारे होते थे, बैक में जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा। अब वो क्वेश्चन सॉल्व कर करके ना वो क्वेश्चन ही हमारे दिमाग में बैठ गए। अब हम जब भी कोई सैंपल पेपर उठाते हैं वैसे से क्वेश्चन हमें दिखते हैं और वो हम उठा के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यही तरीका होता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा, किसके ऊपर, ध्यान रहे, डे 1 पे ही तुम्हें बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यहां पर आपको फोकस रखना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। 90% बच्चों को मैंने देखा है 11th 12th में उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। मैंने 90% बच्चों को देखा है कि 11th 12th में उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, वो सिर्फ क्वेश्चन, अब वहां पर उनकी गलती नहीं है, ना तो पढ़ाने वाले की गलती है, क्योंकि वो करिकुलम ही ऐसा है, वो करिकुलम ही ऐसा है कि भाई हमें पता है कि हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, भाई क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। इसलिए आप देखते हो कि 11th 12th में बच्चों के नंबर भी बहुत अच्छे आए थे, पूरे 100 नंबर भी बच्चों के आ जाते हैं।
ठीक है, लेकिन सीए में ऐसा क्यों नहीं होता सर? वही अकाउंट्स है, वही सब कुछ है, थोड़ी बहुत चीजें नहीं आ जाती हैं, लेकिन सीए में ऐसा क्यों नहीं होता? सीए में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सीए में भी सेम अप्रोच अपनाने लग जाते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन वाली, कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लूं। हमारा फोकस कॉन्सेप्ट पे जाता ही नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट पे फोकस ना जाने की वजह से एग्जाम में जब कोई नई नई चीजें दिखती हैं, नई नई एडजस्टमेंट्स दिखती हैं, हम उसको डील नहीं कर पाते। कल के ही पेपर की बात करूं मैं, कल फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल नया, 10 नंबर का क्वेश्चन था फाइनल अकाउंट्स का, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन वो वही बच्चा कर पाया जिसने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखी, जिसने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। हम ये चीज नहीं करते, हम सीए मतलब सीए में आने के बाद हम वही 11th 12th वाली अप्रोच चला रहे होते हैं, वो अप्रोच से सीए में बच्चा रह जाता है। अगर आप डे वन से ही सोचोगे कि सर मुझे ना पूरा पहले कॉन्सेप्ट पक्का करना है, कि कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट है तो क्या है, कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझा दो पहले बहुत अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट अगर मैंने समझ लिया, उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना, आप डील कर जाओगे, आप डील कर जाओगे अगर आप कॉन्सेप्ट पे अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है। तो मेरा फोकस किस पे रहता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस कराऊंगा। आप देखोगे मेरी क्लासेस में जब क्वेश्चंस हो रहे होंगे ना, तो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अभी क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आप ये बोलोगे सर ये तो मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टाइम लगाया होगा, उसको समझाने में मैंने पूरी 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 2-2 3-3 क्लास लगा दी होंगी। जैसे आज मैं आपको बीआरएस कराऊंगा 2 क्लासेस तक, हालांकि बीआरएस में आपने 11th क्लास में बीआरएस पढ़ा हुआ है, सब बीआरएस में एक तरीका आपको पता लग जाए तो आपको क्वेश्चन देते रहो, क्वेश्चन करते चले जाओगे। मैं पूरी 2 क्लासेस कॉन्सेप्ट पे लगा देता हूं, 2 क्लासेस तक मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज बीआरएस, व्हाई बीआरएस एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो मेरा फोकस इस पे रहता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि जहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वहां पर एग्जाम में कोई भी नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई भी उल्टी सीधी एडजस्टमेंट मिलेगी तो आप उसको डील कर जाओगे। और एग्जाम में हर अटेम्प्ट में एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आपको थोड़े डिफरेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, और इससे फायदा क्या होगा सर, आपका ना एक बेस बनेगा फॉर इंटर एंड फाइनल। जब आप इंटर लेवल पे जाओगे, इंटर लेवल पे भी आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ना है, ठीक है, पेपर 1 है इंटर का एडवांस अकाउंटिंग। फाइनल लेवल पे भी आपको एक पेपर पढ़ना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी अकाउंट्स ही है, ठीक है। आगे जाकर हम एक बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे इंटर लेवल पे। उसके बाद हम फाइनल लेवल पे इंड एएस पढ़ेंगे, वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, फॉरेन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो हम वो पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उन सब चीजों के लिए आपको फाउंडेशन में एक बेसिक जो अकाउंटिंग होती है ना, इसका मतलब एक बेस आपको अपना पक्का करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और एक फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स को ढंग से पढ़ लिया जाए तो आपका इंटर और फाइनल लेवल का बेस बनता है। अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। और मैं देखता हूं बच्चे क्या करते हैं, फाउंडेशन लेवल पे सोचते हैं कि सर अकाउंट्स तो हम कर लेंगे, अकाउंट्स तो हम कर लेंगे, हमने 11th 12th में पढ़ी है, भले ही 95 नंबर आए हो, 98 नंबर आए हो, 99 नंबर आए हो, सर अकाउंट्स तो मेरे टिप्स पे है अकाउंट्स, मेरे को क्या करना है, मेरे को नया सब्जेक्ट जैसे लॉ है, मतलब मुझे लॉ पढ़ना है, ठीक है, मुझे लॉ की क्लास चाहिए होगी, मुझे लॉ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट्स मैं कर लूंगा, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई मेरा मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स कर लूंगा, इको कर लूंगा। और सबसे ज्यादा फिर मैं देखता हूं जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैं अकाउंट्स कर लूंगा, उनके सबसे कम नंबर अकाउंट्स में आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सर जहां पर टाइम देना था वहां पर टाइम ही नहीं दिया, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मत इग्नोर कर देना, क्योंकि इग्नोर इसलिए हो जाता है क्योंकि अकाउंट सबको पसंद होता है, वो कहता है कि भाई मैं ये कर लूंगा क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ 11th 12th में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके हो सकता है सर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग ना हो, तो आपको कॉन्सेप्ट दोबारा पक्के करने हैं, आपको सेम चीजें भले ही आपने 11th 12th में पढ़ी है, लेकिन सेम चीजें आपको दोबारा अच्छे से पढ़नी है, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से पढ़नी है। एंड क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको पता ही है सब प्रैक्टिस, खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। और ये पेपर आपका सीए फाउंडेशन में ऐसा है कि आप इसमें आराम से 80 मार्क्स 90 मार्क्स तक लेकर आ सकते हो। आप सीए फाउंडेशन में अपना टारगेट लेकर चलना कि मुझे सीए फाउंडेशन में 300 प्लस का स्कोर चाहिए, 300 प्लस चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, सब बच्चे कहते हैं कि सर 200 नंबर ही तो चाहिए, 200 नंबर ही तो चाहिए, 200 तो मैं यू ले आऊंगा, 200 तो मैं यू ले आऊंगा, 50-50 नंबर ही तो चाहिए। अकाउंट्स में, इको में एक आध पेपर में 60-70 नंबर ले आऊंगा, बाकी में अगर मेरे 40-50 नंबर में है तो मैं फाउंडेशन तो मैं खुद ही करके निकाल लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकलता, निकल जाता है निकल जाता है, लेकिन वो सिर्फ एग्जाम निकलता है,
लेकिन वो सिर्फ क्या होता है, एग्जाम निकलता है। लेकिन जब इंटर फाइनल में आते हो ना, तब पता लगता है कि यार वहां पर अगर मैं थोड़ा और मेहनत करता, वहां पर मैं अगर और अच्छे से पढ़ता, 300 प्लस के हिसाब से पढ़ता, तो मेरा वो बेस पक्का हो जाता जो मेरे को इंटर फाइनल में चाहिए था। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं पढ़ना कि सिर्फ एग्जाम पास करना है। मैं खुद कह रहा हूं एग्जाम आप सेल्फ स्टडी करके पास कर जाओगे। एग्जाम 200 नंबर, अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दो, सेल्फ स्टडी में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत टाइम दो, ठीक है, तो आप 200 नंबर तो सेल्फ स्टडी करके ला सकते हो। लेकिन खाली 200 से काम नहीं बनेगा। खाली 200 से आपने फाउंडेशन निकाल लिया, अगले लेवल पे फंस जाओगे। अगले लेवल पे फिर आपको क्या रहेगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से मैं आपको बोलूंगा कि आपको, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुकना बस, बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं भाई। हाँ, तो खाली 200 नंबर से काम नहीं बनेगा। मुझे क्या चाहिए, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई साहब 300 प्लस का स्कोर चाहिए। मुझे चाहिए कि आपका 300 प्लस आना चाहिए, और 300 प्लस लाने के लिए जो अकाउंटिंग का पेपर है, इसमें आपको 80-90 मार्क्स चाहिए। बात समझ में आती है? ठीक है। नाउ सर कवरेज, क्या कवरेज रखेंगे हम अपनी क्लासेस में, हम अपनी क्लासेस में कवरेज क्या रखते हैं? ठीक है, देखो कवरेज के लिए आईसीएआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस, वो हम सारे क्लास में कवर करते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से एक किताब भी दूंगा, एक बुक भी दूंगा, उस बुक में आपको आईसीएआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आरटीपीस, आईसीआई क्या इशू करता है, रिवीजन टेस्ट पेपर इशू करता है, तो आरटीपीस करने हमें। आपको पता है कि अटेम्प्ट जो होते हैं वो साल में 3 बार होते हैं, तो अभी तक कितने अटेम्प्ट हो चुके? सर मई 24 का अटेम्प्ट हो चुका, सितंबर 24 हो चुका, जनवरी 2025 हो चुका, मई 2025 का अटेम्प्ट अभी हो गया, कल हो गया। और जो भी बच्चे जनवरी में एग्जाम प्लान कर रहे हैं, जनवरी 26 में एग्जाम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए सितंबर 25 का भी आरटीपी आ जाएगा, और जनवरी 2026 का भी आरटीपी उन्हें करना पड़ेगा। और जो लोग भी सितंबर में एग्जाम प्लान कर रहे हैं, उनको सिर्फ यहां तक के आरटीपी करने हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर। आरटीपी इंस्टीट्यूट एग्जाम से पहले 2 महीने पहले इशू कर देता है, जिसमें क्या देता है वो, हर एक चैप्टर का ना एक एक क्वेश्चन देता है डिफरेंट, तो वो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आरटीपी के साथ साथ आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस लगाने हैं। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जितने भी एग्जाम अभी तक हो गए, अगर आप सितंबर में एग्जाम देते हो तो आपके लिए ये वाले एग्जाम हो गए, मई 24, सितंबर 24, जैन 25 और मई 25, तो ये सारे आपको पास एग्जाम क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप जनवरी 26 में देते हो तो जो सितंबर में एग्जाम होगा वो भी आपको करना है। ठीक है, तो दीज आर पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। उसके बाद आईसीआई एमटीपी इशू करता है। आईसीआई ने अभी अपनी वेबसाइट पे 8 मॉडल टेस्ट पेपर डाले। ठीक है, तो वो मॉडल टेस्ट पेपर की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आईसीआई हर अटेम्प्ट से पहले 2-2 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज कर देता है, तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हो ना, सुनना ध्यान से, और अदर क्वेश्चंस में मैंने अपनी तरफ से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपनी बुक्स में डाले हुए हैं, वो सब चीजें। ठीक है, तो अगर आप इतना कवर कर लेते हो ना, इतने क्वेश्चंस कर लेते हो ना, आपको नो नीड ऑफ एनी एक्स्ट्रा बुक, कोई एक्स्ट्रा किताब की आपको जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आप इतना कवर कर लेते हो, ये सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो अच्छे से, आपको एक भी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ मेरी आदत है, मैं बहुत कुछ लिखवाता हूं, आज ही मैं आपको बहुत सारी चीजें लिखवा दूंगा। ठीक है, तो मेरी आदत है लिखवाना, तो मैं क्लास में आपको क्या दूंगा, नोट्स दूंगा, लिखवाऊंगा बेसिकली। तो वो नोट्स आपको लिखने हैं, वो कॉन्सेप्ट जो मैं लिखवाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आपको एक रजिस्टर मेंटेन करके चलना है। आपको ना 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, 2 नोटबुक्स मेंटेन करनी है। मेरी तरफ से 2 नोटबुक्स आप मेंटेन करना। 2 नोटबुक कौन कौन सी? एक तो आपके लिए कॉन्सेप्ट रजिस्टर रहेगा, कॉन्सेप्ट नोटबुक, जिसमें मैं हर चैप्टर का आपको क्या लिखवाऊंगा, कॉन्सेप्ट। जब भी मैं कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ ना, मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक एग्जांपल भी लिखवाता हूँ, क्योंकि भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक एग्जांपल भी चलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और एग्जांपल वो आपको अलग से कॉन्सेप्ट बुक में लिखना है। ठीक है, और एक आपको बनानी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस नोटबुक या प्रैक्टिस बुक कह सकते हो, जिसमें आप क्वेश्चंस करोगे। जो भी क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वो जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको इसी क्वेश्चन बुक में करने हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बुक अलग रखना। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अगर आपने नोटबुक दोनों को मिक्स कर दिया, तो जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे, जब एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप पढ़ रहे होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको नहीं पता लगेगा कि सर कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है। और कॉन्सेप्ट अगर रजिस्टर आपका बिल्कुल सेपरेट रहेगा,
सेपरेट रहेगा। तो आप एग्जाम से पहले, आपको पता है कि भाई एग्जाम में कल ही आपका एग्जाम है, तो आज आप उठा के क्वेश्चंस तो नहीं देख सकते ना, आप क्या कर रहे होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट नोटबुक आपके पास सेपरेट रहेगी तो एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत हैंडी हो जाएगी वो चीज, और आप फटाफट फटाफट क्या करोगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दोगे। ठीक है, एक बार कितने बच्चे ऐसे हैं, कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये वाली चीज अपनाई है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर सेपरेट, क्वेश्चन रजिस्टर सेपरेट? इज देयर एनी स्टूडेंट जिसने ये चीज फॉलो करी है कभी, अकाउंट्स में, मैथ्स में, मतलब जो भी प्रैक्टिकल है उसमें? अगर कोई है तो चैट पे बताइए। चलो कोई बात नहीं, अब से आपको करनी है, अब से आपको ये चीज फॉलो करनी है फॉर एवरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आपको पता है सीए में कितने प्रैक्टिकल्स पढ़ोगे आप? अभी तो आप अकाउंट्स पढ़ोगे, ठीक है, और मैथ्स पढ़ोगे, तो मैथ्स को तो आगे हमें यूज करने आने, तो इसलिए मैथ्स को मैं अभी एक्सक्लूड कर देता हूं, क्योंकि मैथ्स में तो हमें शॉर्टकट ट्रिक सीखनी है बेसिकली। ठीक है, तो अकाउंट्स हो गया। इंटर लेवल पे जाओगे तो आप अकाउंट्स दोबारा पढ़ोगे, उसके बाद आप टैक्स पढ़ोगे, उसके बाद आप कॉस्टिंग पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे। ठीक है, फाइनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे, टैक्स पढ़ोगे, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे। तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे, तो ये सब क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। तो यहां पर ये चीज बहुत काम आएगी, कॉन्सेप्ट अलग, क्वेश्चंस अलग। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस को क्या करते हैं, कवर करके चलते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको बुक भी दूंगा। ठीक है, मैं आपको एक बुक दिखाऊं अपनी, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बुक दिखाता भी हूँ। एक सेकंड रुको बस, मुझे चेक करनी पड़ेगी कि अभी सिस्टम में अवेलेबल बुक है या नहीं। लो जी, दिस इज द बुक। ये वो किताब है जो मैं आपको दूंगा, जो आपको मिलेगी कोर्स के साथ, सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें क्या है सर, इसमें आपको ना क्वेश्चन ही मिलेंगे। देखो ये पूरी बुक है, ये सिलेबस है आपका। ठीक है, अभी सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ओनली क्वेश्चंस, जिसका सॉल्यूशन किस में रहेगा, जिसका सॉल्यूशन हमारी क्लासेस में रहेगा। जैसे मान लो कोई भी एक चैप्टर खोल लेता है, जैसे ये क्वेश्चन चैप्टर खोला मैंने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, चैप्टर पढ़ा है ना आपने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखो ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे आपके क्या हैं, क्वेश्चंस है। अभी मैंने पास्ट में जो है क्लासेस दी थी उनके लिए ये अंडरलाइन कर रखा है सारा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है जिसमें आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके सॉल्यूशन क्लासेस में रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस में लिखेंगे हम, क्योंकि लिखने की भी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो लिखने की भी हैबिट होनी चाहिए। तो ये बुक दूंगा जिसपे आपके काफी क्वेश्चंस कवर्ड है। आप इस बुक को अच्छे से कर लो, और जो मैंने अभी आपको बताया आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपीज, इनको साथ साथ कवर कर लो, आपकी बहुत अच्छी कवरेज हो जाएगी, 80-90 नंबर आराम से लिया होगे, प्रोवाइडेड कि आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है। ठीक है, तो ये बुक मिलती है आपको। ठीक है, एक सिंगल किताब है, लगभग आप अगर पेजेस पूछोगे तो सर कितने पेजेस की किताब है, पेजेस तो मेरे को भी याद नहीं कितने पेजेस की है। 312 पेजेस की किताब है, 312 पेजेस की ये बुक है, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक टाइप आप कह सकते हो, ये मैं आपको अपनी क्लासेस के साथ दे दूंगा। हार्ड कॉपी में बुक मिलेगी आपको। ठीक है, नो, अब ये तो थी कवरेज की बात। अब कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। आपकी क्या जिम्मेदारी है, व्हाट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? रेगुलरिटी विद क्लासेस, आपको क्लासेस रेगुलर रखनी है, लेक्चर्स मिलेंगे आपको, वीडियो मोड पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, देयर आर अबाउट मैं आपको लेक्चर्स भी दिखा देता हूँ, कहाँ मिलेंगे आपको, डैशबोर्ड दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, ऐप दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा।
हाँ जी। लाइव सेशंस होंगे बीच बीच में, हर वीक और हर 10 डेज में आपके क्या होंगे, लाइव सेशंस रहेंगे। रिवीजन सेशंस टाइप, डिस्कशन सेशंस टाइप, डाउट सेशंस टाइप वो रहेंगे। ठीक है, देखो ये आपको लेक्चर्स मिलेंगे, देर आर अबाउट लगभग 72, 73, 74, 74 है। इसमें बीच में मैं कुछ अपडेट भी डालता रहता हूँ, को और भी क्लासेस ऐड होती रहती हैं। अभी तक के लिए आपके पास लगभग 74 क्लासेस, 74 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये 74 लेक्चर्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे कवर होंगे सर? ये कवर तभी होंगे जब आप रेगुलर रहोगे, इसलिए मैंने बोला रेगुलरिटी विद क्लासेस। रेगुलरिटी विद क्लासेस, आपको क्लासेस के साथ क्या रहना है, रेगुलर रहना है। ठीक है, पहला लेक्चर आप स्किप कर सकते हो, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स वाला स्किप कर सकते हो। लेक्चर 2 से आप शुरू कर सकते हो, आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे यहां पर लेक्चर 2 ना बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर है, लेकिन मैं आपको बीआरएस करा रहा हूं, तो आप पहले बीआरएस वाला उठा सकते हो। बीआरएस आपको थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, ये रहा बीआरएस। ठीक है, तो आप बीआरएस से भी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि मैं बीआरएस कराऊंगा ना, तो आप उसी को भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, आपको रेगुलरिटी रहनी है क्लासेस के साथ। ऐसा ना हो कि सर क्लासेस रखी हैं, देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, आज नहीं देखी, आज मन नहीं है, कल देखूंगा, कल नहीं देखी, परसों देखूंगा। ये गलती करोगे तो फंस जाओगे, फिर आपका ढंग से सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप एक शेड्यूल बना लो कि मुझे डेली एक क्लास देखनी है, बस, ज्यादा कुछ नहीं, डेली एक क्लास देखनी है। एक सेकेंड, हाउ कैन वी गेट दैट बुक? बेटा जब आप कोर्स परचेज करोगे ना बेटा, क्या नाम आपका, गजर हेतवी, जब आप कोर्स परचेज करोगे ना, तो आपको बुक मिल जाएगी साथ में। ठीक है, अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर दूंगा तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ठीक है, रेगुलरिटी विद क्लासेस, आपको क्लासेस के साथ क्या रहना है, रेगुलर रहना है। आपको एक शेड्यूल बनाना है, देखो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, जैसे अभी किसी ने पूछा कि सर हमें लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, लाइव सेशंस होंगे। ठीक है, लेकिन उसने क्यों बोला लाइव क्लासेस, उसका रीजन बताता हूं। उनके माइंड में ये था कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मैं डिसिप्लिन में नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी। ठीक है, मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझे पता है कि शायद मैं डिले कर दूं, मेरे को ये होना चाहिए कि हाँ आज क्लास है तो आज क्लास है तो मुझे करनी करनी है। ये चीज आपको खत्म करनी पड़ेगी। सेल्फ डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। अगर अभी से ही आपको ये आदत पड़ेगी कि भाई जब कोई बोलेगा तो मैं करूंगा या करूंगी, तो आप समझ लो आप कभी सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं आ पाओगे। मैं चाहूं तो लाइव क्लासेस ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लाइव क्लास लेने में, लेकिन मैं जान के नहीं लेता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में आओ। मैं लाइव सेशंस लूंगा बीच बीच में, वो जरूरी है टू मॉनिटर योर परफॉर्मेंस कि आप कर क्या रहे हो, और फिर डांट भी लगेगी उसमें। ठीक है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आना बहुत जरूरी है। कि आपको जो यार, आपको भी खुद टेंशन होनी चाहिए ना कि भाई मुझे पता है कि मेरा एग्जाम है, सितंबर में एग्जाम है, जनवरी में एग्जाम है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको रेगुलरिटी दिखानी है अपने साथ। ठीक है, डोंट टी अपने साथ ना, देखो हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, तो अपने आप को बिल्कुल भी धोखा मत देना। आपको पता है कि भाई पेरेंट्स ने पैसे खर्च करे हैं, टाइम लगाया है, तो मुझे उसका मान रखना है, उस चीज का मुझे क्लासेस को रेगुलर रखना है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए आपसे, प्रॉपर नोट्स। जो मैं लिखवा रहा हूं आप प्रॉपर अपने नोट्स मेंटेन करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी राइटिंग कैसी मर्जी हो। हैंड राइटिंग का मुझे कोई इश्यू नहीं है, आपको नोट्स प्रॉपर रखने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी आपको ऊपर नीचे नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट पे पूरा पूरा ध्यान देखना है कि भाई जो भी क्लास में कॉन्सेप्ट चल रहा है मैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फोकस करूं। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, आप मुझसे 10 बार पूछ लो, मैं हमेशा कनेक्टेड हूं। ये मत सोचना कि मैंने आपको क्लास दी, मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे जब मर्जी मैसेज करो, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जिस दिन भी आपको लगे कि मैं आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मैं आप मुझसे कह देना सर मेरे पैसे रिफंड कर दो, मैं आपको 100% रिफंड कर दूंगा। मैं आपको आज इस बात को मेरी रिकॉर्ड करके रख लेना कि अगर आपको लगता है कि सर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको पूरा रिफंड दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसा करता ही नहीं। आप जब भी डाउट भेजोगे तो आपको डाउट का रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल मिलेगा। हाँ, ये मत करना कि सर अभी आपने भेजा तो सर अभी मेरे को जवाब दे दो, हो सकता है मैं अभी बिजी हूं भाई। ठीक है, लेकिन आपको जवाब जितनी जल्दी हो सके मिलेगा। और मेरी एक आदत है, अगर मैं ऑनलाइन हूं और मुझे पता है डाउट आ गया, तो मैं तुरंत रिस्पॉन्स कर देता हूं।
मैं ऐसा नहीं कि मैंने कोई टाइम मान रखा है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक रिस्पॉन्स करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक मिलूंगा, नहीं। अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। हाँ ठीक है, अगर आप रात को 2 बजे पूछ रहे हो, आपका कोई डाउट आ गया रात को 2 बजे कि सर मेरे को जवाब चाहिए अभी के अभी, तो भाई मैं सो रहा हूँ ना। लेकिन हाँ, अगर मैं खुद 2 बजे जागा हुआ हूं ना किसी भी कारणवश, कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ या मैं जगा हुआ हूँ, और आपका वो क्वेरी आ गई, तो मैं 2 बजे अवेलेबल हूँ, तो 2 बजे भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं 12 एग्जाम से पहले तो एक, पता नहीं कौन सा अटेम्प्ट था, मेरे को याद ही नहीं है। उस टाइम बच्चे मेरे पास ना बहुत सारे, उस अटेम्प्ट में काफी सारे बच्चे थे, कम से कम 150-200 बच्चे थे। तो एग्जाम से एक दिन पहले क्या हुआ था, बच्चों की क्वेरी पे क्वेरी। अब वो बच्चे थोड़े शरारती से भी थे, ठीक है, लेकिन बच्चों की डाउट्स एग्जाम से एक दिन पहले, मैं पूरी रात नहीं सोया था। अगले दिन मॉर्निंग में सोया था, मैं पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि मैं डाउट्स पे डाउट्स, डाउट्स पे डाउट्स ले रहा था। ठीक है, तो आपको बेफिक्र नहीं रहना, आपको डाउट मिलेंगे, लेकिन डाउट पूछना भी। बहुत सारे बच्चे देखता हूँ डाउट ही नहीं पूछ रहे। ठीक है, चलो ऐसा हो सकता है कि सर डाउट अराइज ही नहीं हो रहे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कभी होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बच्चों के माइंड में रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको डाउट पूछना है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आपको पूछना है कि सर ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता दो, तो मैं कैसे भी करके, चाहे आपको कॉल करके समझाऊंगा, चाहे आपको वॉइस नोट पे समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर। ठीक है, देन रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस, आपको रेगुलर रखना है प्रैक्टिस को। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर हो गया, जैसे बीआरएस खत्म हो गया, अब हम अगले चैप्टर पे आ गए, रेक्टिफिकेशन पे आ गए, तो आपने बीआरएस छोड़ दिया बीच बीच में, नहीं, बीच बीच में बीआरएस का भी क्वेश्चन करते चलो। बीआरएस हो गया, आरओई हो गया, फिर फाइनल अकाउंट्स पे पहुंचेंगे, फिर एनपीओ पे पहुंचेंगे, मतलब जो भी पास्ट में हो गए ना आपके चैप्टर्स, उनका भी बीच बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन क्या करो, आप प्रैक्टिस करते चलो। इसको बोलते हैं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके लिए एक मैंने टेक्निक बना रखी है जो मैं फॉलो करता था, दैट इज RRT। RRT, RRT की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम रिवीजन टेक्निक। रैंडम रिवीजन टेक्निक, ये एक टेक्निक है जो मैं फॉलो करता था, RRT। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी चैप्टर्स हुए आपके, जो भी चैप्टर्स हो गए, ठीक है, उसमें से, एक मिनट रुकना, एक सेकंड रुको बस। अगर किसी कारणवश कोई बच्चा ये सेशन में नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं अभी क्लास के बाद इसको यूट्यूब पे अपलोड करके शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो RRT, रैंडम रिवीजन टेक्निक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे पास्ट में कोई भी चैप्टर हो गया ना, उसका रैंडमली क्वेश्चन उठाया और सॉल्व कर लिया। जैसे कि एग्जांपल, आप चल रहे हो एनपीओ के चैप्टर पे, आप एनपीओ कर रहे हो, इससे पहले आपका रेक्टिफिकेशन हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, बीआरएस हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, मान लो ये 3-4 चैप्टर हो गए। अब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हो, एनपीओ पढ़ रहे हो, आपने क्या करा, रैंडमली डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन उठाया और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब देर में भी है चांस कि या तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा या आपसे नहीं होगा। ठीक है, अगर तो वो हो गया, दैट इज ओके, इसका मतलब आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट है, आपको वो कॉन्सेप्ट पक्का है, आपको दिक्कत नहीं है, फिर आपको वो चैप्टर पे आपका वो डर खत्म हो गया एक तरीके से। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपसे ना हो। अब वो क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, सर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में अटक गए, या कोई एडजस्टमेंट भूल गया, या कोई कॉन्सेप्ट भूल गया मैं क्या था, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत ही उस कॉन्सेप्ट पे जाओगे और उसको रिवाइज करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वो जो कॉन्सेप्ट आपका भूला हुआ था ना, उसको आपने इमीडिएटली रिवाइज किया, अब वो आप कभी नहीं भूलोगे, अब वो आप कभी नहीं भूलोगे। इसको बोलते हैं रैंडम रिवीजन टेक्निक, जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत काम आती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको साथ साथ करनी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, फॉलो ओनली वन मेंटर। एक मेंटर चूज करना, एक ही मेंटर चूज करना। आप मुझसे क्लास ले रहे हो या मुझसे क्लास नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी आप क्लास लेते हो आपको उसी को ही फॉलो करना है, उसकी रिस्पेक्ट रखनी है, उसी को ही फॉलो करना है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, क्या करते हैं, सर क्लास तो ले ली कहीं और से, ठीक है, उसकी क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद यूट्यूब पे लग गए किसी और चीज को देखने, किसी और टीचर को देखने, ना तो जिससे क्लास ली वो कहीं का रहा, ना यूट्यूब पे जिसको आप देख रहे हो वो कहीं का रहा। आप खुद ही अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे, क्योंकि हर टीचर के समझाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो आपने जिस चीज को पकड़ा है ना, आपको वही चीज को क्या करना है, कंटिन्यूअसली फॉलो करना है।
ठीक है, इससे आप कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे। नहीं तो बच्चे खुद ही अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं कि भाई क्लास किसी से ली थी और रिवीजन देख रहे हैं यूट्यूब पे किसी और की। वो चीज मत करना। जो टीचर है आपका, जिसको आपने फॉलो किया है सर, उसी को ही पकड़े रखो, उसी को ही पकड़े रखो और उसी से ही आपका एग्जाम निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने मेरी क्लास ली है तो आप मेरे को ही फॉलो करो, मेरी ही बातें सुनो, मैं ही आपका एग्जाम निकलवा पाऊंगा, कोई यूट्यूब के थ्रू आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। और यूट्यूब के थ्रू निकालना है तो फिर भाई सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है, बहुत से बच्चे फाउंडेशन में यही गलती कर जाते हैं कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, यूट्यूब से पढ़ लूंगा, नहीं निकलता एग्जाम। फाउंडेशन को लाइटली ले लेते हैं, लाइटली मत लो। पता है फाउंडेशन का रिजल्ट कितना है? 15 से 20% के बीच में रिजल्ट आता है। एक बार अटेम्प्ट में तो 10 से 15 12-13% ही रह गया था रिजल्ट। तो फाउंडेशन इज टफ नाउ। तो फाउंडेशन पे आपको टाइम देना पड़ेगा, फाउंडेशन पे आपको पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जरूरी है भाई, बेस क्लियर करने के जरूरी है। ठीक है, तो एक ही मेंटर को फॉलो करना है। ठीक है, आपको इधर उधर मत भटकना, जो भटकेगा वो फंस जाएगा, खो जाएगा, वो भीड़ में खो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आस्क डाउट। जहां भी डाउट आए तो आपके पास डाउट सपोर्ट रहेगा, तो आपको डाउट पूछने। ठीक है, जरूर पूछने डाउट, डाउट्स को क्लियर करते रहना साथ साथ। ठीक है, अटेंड लाइव सेशन। जैसा मैंने बताया आपको, हर कहते हैं 7 to 10 डेज में, कोशिश तो मेरी वीकली रहती है, कोशिश तो मेरी रहती है कि वीक में एक सेशन तो मैं ले ही लूं आपका लाइव सेशन। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी वीक में मैं नहीं ले पाया तो आप कह सकते हो कि हर वीक या 10 डेज में मैं आपका लाइव सेशन ले लूंगा। एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, 7 से 10 दिन में आपका एक लाइव सेशन रहेगा, तो वो जरूर अटेंड करना है। सर उसमें होता क्या है लाइव सेशन में? लाइव सेशन में सिर्फ आपसे बातचीत होगी, बातें होंगी। पहले पूछ लूंगा कि कौन सा बच्चा कितना कितना कवर कर रहा है, फिर आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, वो डाउट्स ले लूंगा। एक Q&A टाइप का सेशन रहेगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, वो सब चीजें हम लाइव सेशंस में रिजॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो वो क्वेश्चन भी अगर पॉसिबल रहा तो मैं उसी लाइव सेशन में आपको सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है, तो वो लाइव सेशंस आपको जरूर अटेंड करने हैं। अगर आपके सर मान लो कि आपके कोई डाउट ही नहीं है, फिर भी वो लाइव सेशन अटेंड करना है, फिर भी वो आपको, चाहे वो 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, वो आपको लाइव सेशन अटेंड करना है। इससे होगा क्या कि जब बाकी बच्चे जो क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे ना, हो सकता है वो क्वेश्चन आपके माइंड में भी अभी नहीं आ रहे, फ्यूचर में आ सकते हैं, तो वो आपके इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइव सेशन जरूर अटेंड करना। और टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन में टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जरूर देनी है। मेरे पास हर एक चैप्टर का टेस्ट तैयार है, मेरे पास मिक्स टेस्ट चैप्टर्स के भी टेस्ट तैयार है, मॉक टेस्ट भी तैयार है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पूरे करते रहो, आप मुझे बोल दो कि सर मेरा BRS का चैप्टर पूरा हो गया, मेरा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर पूरा हो गया, मुझे टेस्ट भेज दो, तो मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा। आपको वो टेस्ट सॉल्व करना है और मुझे भेजना है, तो मैं आपको वो टेस्ट चेक करके भेज दूंगा। ठीक है, तो टेस्ट जरूर करने आपको, टेस्ट पे आपको खुद ही अटेंटिव रहना है कि सर मुझे टेस्ट भेज दो। ठीक है, मैं ये नहीं करूंगा कि आज आपको इसका टेस्ट है, क्योंकि देखो सब अपनी अपनी स्पीड से पढ़ रहे होंगे, सब अपनी अपनी स्पीड से पढ़ रहे होंगे, कोई किसी चैप्टर पे हो सकता है तो कोई किसी चैप्टर पे हो सकता है। इट्स योर ड्यूटी कि आप चैप्टर पूरा होते ही मुझसे क्या मांगो, टेस्ट मांगो कि सर मेरे को टेस्ट भेज दो, तो मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें थी अबाउट द क्लासेस। अब मैं कोर्स कंटेंट पे आ रहा हूं। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, यहां तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बताइए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज चैट बॉक्स में ओके लिख दो। अगर सब कुछ कंफर्टेबल है तो ओके लिख दो। हाँ जी, हाँ, देखो मैं वैसे ना अपनी तरफ से एक शेड्यूल भेज देता हूँ, मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ कि आप ये सीक्वेंस में कर लो। जैसे मैंने आपको बोला कि BRS करना, उसके बाद रेक्टिफिकेशन करना, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स करना, उसके बाद NPO करना। मैं आपको एक सीक्वेंस ही बता दूंगा, आप वो सीक्वेंस अगर फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप कहते हो कि सर नहीं मैं ना अपने हिसाब से कंफर्टेबल हूं, मैं आज इन्वेंट्री पढ़ना चाहती हूं, पहले मैं इन्वेंट्री कर लूंगी फिर मैं डेप्रिसिएशन कर लूंगी, वो भी दिक्कत नहीं है, मुझे किसी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीक्वेंस मैं बताऊंगा वो बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, वो अगर आप फॉलो करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहती है। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? चलो, अगर ओके है तो भाई ओके लिख दो चैट बॉक्स में।
चलिए, नाउ व्हाट इज द कोर्स कंटेंट? सिलेबस क्या है सर? सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस, 100% फोकस ऑन द सिलेबस। मैंने इसके साथ साथ ना देखो टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक के साथ साथ ना वेटेज लिखी है कि लगभग ये टॉपिक कितने नंबर का आ सकता है। देखो इंस्टीट्यूट का आईसीएआई का एग्जाम है, कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको वेटेज दिया ना, एक्सपेक्टेड वेटेज यहां पर जो लिखी है, ये कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही होगा, ठीक है। कभी भी वेटेज चेंज हो जाती है, कभी भी वेटेज चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं और उसकी एक्सपेक्टेड वेटेज बता रहा हूं कि ये लगभग इतने नंबर का आ सकता है, ठीक है। ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं आपको फिर भी एक आइडिया दे दूंगा। जैसे अकाउंटिंग थ्योरी, सर थ्योरी आपके एग्जाम में 9 मार्क्स की आती है। अभी बताऊंगा थ्योरी 9 मार्क्स की कैसे आती है। 9 मार्क्स का फिक्स है कि थ्योरी आती है। थ्योरी के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं, जो आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग थ्योरी पढ़ी थी ना, वो चैप्टर भी होते हैं। और किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन भी बन सकता है। कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर होता है उसमें से थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि एग्जांपल, एक चैप्टर है कैश बुक, तो उसमें टॉपिक है पेटी कैश बुक, तो एक क्वेश्चन आ गया थ्योरी का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग पेटी कैश बुक। अब हालांकि है तो वो प्रैक्टिकल चैप्टर, लेकिन उसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। फाइनल अकाउंट्स प्रैक्टिकल चैप्टर है, लेकिन उसमें 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो यानी कि किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर में से भी थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। पार्टनरशिप, किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। रेडी रहना इस चीज के लिए। सर थ्योरी के लिए मैं क्या करता हूं, थ्योरी के लिए इसी वजह से मैं आपको थ्योरी के लिए ना, जब हमारा सिलेबस अबाउट टू कंप्लीट होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा। मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस है, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यही थ्योरी क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्या आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं 12 नंबर के। 12 नंबर के आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, मतलब 6 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक ट्रू फॉल्स 2-2 नंबर का होता है। 6 ट्रू फॉल्स होंगे, मतलब 6 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 नंबर का एक ट्रू फॉल्स होगा। तो आपको ट्रू और फॉल्स विद रीजन देना होता है, विद रीजन देना होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये कब क्लियर, ये कब कवर कर पाओगे, ये मिक्स आएंगे, किसी चैप्टर में से नहीं होते, ये सारे चैप्टर में से मिक्स करके कोई भी 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमें सबसे एंड में करना है, ट्रू फॉल्स हमें सबसे एंड में कवर करता है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको एंड में एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसपे लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस होंगे, 300 से 400 ट्रू फॉल्स होंगे। तो ये आपको प्रोवाइड होगा। अच्छा, इनके सेशंस भी होंगे। ये थ्योरी क्वेश्चंस है, इसको भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। इसमें जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना डैशबोर्ड, क्लासेस का डैशबोर्ड, ये देखो, देखो एंड में थ्योरी का भी सेशन ले रखा है मैंने, ट्रू फॉल्स का भी सेशन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो, नहीं तो मैं हर ये थ्योरी और ट्रू फॉल्स हर बार मैं नए तरीके से आपको करा दूंगा, ठीक है। तो जब आपका एग्जाम होगा तो उसके आसपास हम थ्योरी और ट्रू फॉल्स को कवर अप कर लेंगे। आप यहां से भी पढ़ सकते हो और मैं अलग से अपनी तरफ से भी करा दूंगा। यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट में रखता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा थ्योरी और ट्रू फॉल्स, ठीक है। नाउ अब जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज योर बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जिसमें आपका ये जर्नल, लेजर, जो आप 11th में पढ़ते हो ना, ये सारी चीजें आ गई, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ये सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। इनकी वेटेज है लगभग 4 से 5 नंबर। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक फायदा और है, जैसे एक बच्चा था, पता नहीं वो मैं नाम भूल गया, जो बच्चा बोल रहा था, पता नहीं कौन था, प्रिंस मिश्रा था, पता नहीं कौन था, जो ये कह रहा था कि सर मेरा बेस वीक है। तो जिसका बेस वीक है ना, उसको मैं बोलूंगा कि बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर से ही शुरुआत करना। लेकिन जिसका बेस ठीक है कि भाई मेरे को बेस में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश, सब्सिडरी बुक ये आता है, ठीक है, तो आप कोई भी चैप्टर से, बीआरएस वगैरह से, रेक्टिफिकेशन, कोई भी किसी से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जहां पर भी जिस भी बच्चे को लगता है कि सर मेरे ना थोड़ा बेस में ये भी दिक्कत है, मेरे को जर्नल एंट्री में ये दिक्कत है, तो मैं आपको बोलूंगा यहीं से शुरुआत करना फिर, ठीक है। वो आप मुझे बता देना कि सर आपका क्या सिचुएशन है, तो मैं अकॉर्डिंगली आपको चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर होता है ना बेसिक्स वाले, इसमें 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक टॉपिक आएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 4 से 10 नंबर तक की वेटेज है। फिर एक टॉपिक आएगा आपका बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी भी वेटेज 4 to 10 मार्क्स है। फिर एक चैप्टर आएगा आपका डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसकी भी वेटेज 4 से 10 नंबर की है। एक चैप्टर आएगा आपका इन्वेंट्रीज, 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, 5 to 10 मार्क्स तक की वेटेज है।
फिर आपका फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमें किसके पढ़ने हैं? सोल प्रोप्राइटर के पढ़ने हैं। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ने। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स आप इंटर लेवल पे पढ़ोगे। हमें यहां पर जो पढ़ने हैं फाउंडेशन लेवल पे सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स पढ़ने हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हो, ये दोनों के फाइनल अकाउंट्स पढ़ने हैं। इनकी भी वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक पढ़ना है आपको एनपीओ का। किसका पढ़ना है? एनपीओ। एनपीओ की वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स। देन पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। पार्टनरशिप एंड एलएलपी। पार्टनरशिप एंड एलएलपी में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स वगैरह। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन भी पढ़ना है हमें यहाँ पर, और एलएलपी के बारे में कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ने हैं। तो पार्टनरशिप की वेटेज आपकी 20 से 25 नंबर की। तो पार्टनरशिप बड़ी है, 20 से 25 नंबर की वेटेज रखता है। ठीक है, और पार्टनरशिप के बाद आपके पास टॉपिक आएगा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या है आपके पास? इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, देन इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सब टॉपिक्स हैं, और ये कंपनी अकाउंट्स की वेटेज भी आपकी 20 से 25 नंबर की है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये लगा लो कि सर पार्टनरशिप और कंपनी मिलाकर ही आपका 50 मार्क्स है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, इनमें टाइम लगता है। ठीक है, देन पेपर पैटर्न, ये हो गया आपका सिलेबस। कोर्स कंटेंट, मैं ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड भी आपको सारी मिल जाएगी। ठीक है, कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा? व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न? ठीक है, पेपर पैटर्न ध्यान से समझना। आपके एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस। और इन 6 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज है 20 मार्क्स। ठीक है, लेकिन 20 मार्क्स को सब डिवाइड किया हुआ है 10-10 नंबर के क्वेश्चन में, 5-5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20-20 नंबर का वेटेज रहेगी। ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कंपलसरी है। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है? कंपलसरी। पहला तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, इन 5 क्वेश्चन में से आप 4 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1A, पहले का जो ए पार्ट है ये आपका ट्रू फॉल्स है, जो बता रहा था ना मैं आपको, ट्रू फॉल्स 12 नंबर का। 1B आपकी थ्योरी आएगा, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का, यानी कि 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन कंपलसरी में है। और 1 का जो सी पार्ट है, इसमें आपके बेसिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ सकता है, डेप्रीसिएशन आ सकता है, बीआरएस आ सकता है, या इन्वेंट्री आ सकता है। मतलब किसी भी चैप्टर में से, इन चैप्टर में से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड के 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, इसमें आपका बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रीसिएशन। ठीक है, और बी में भी आपका बीआरएस, रेक्टिफिकेशन और डेप्रीसिएशन, मतलब 3 चैप्टर्स हैं, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रीसिएशन। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2A और 2B। वेटेज कितनी है? 10-10 नंबर की। ठीक है, तो यानी कि आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 10-10 मार्क्स के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। देन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है सर? 3 में जो ए पार्ट है, इसमें आपका फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, एक टॉपिक है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और एक हो गया आपका एनपीओ। ठीक है, 10 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एनपीओ, 10 मार्क्स की वेटेज है। मैं शायद यहां पर ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लिखना भूल गया, तो इसमें ऐड कर देना, इसमें ऐड कर देना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये दोनों मिलाकर 5 से 10 मतलब दोनों में से किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो एग्जाम हुआ था, कल जो एग्जाम हुआ, उसमें आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन नहीं आया, फाइनल अकाउंट्स आया। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एनपीओ, 10 मार्क्स की वेटेज। ठीक है, और जो 3 का बी पार्ट रहेगा वो आपका पार्टनरशिप का रहेगा 10 मार्क्स में। ठीक है, नाउ 4th का ए पार्ट, 4th के ए में आपका एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, यानी कि 3rd में भी एक पार्ट पार्टनरशिप है और 4th में भी एक पार्ट क्या है? पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप नहीं छोड़ी जा सकती।
पार्टनरशिप नहीं छोड़ी जा सकती, पार्टनरशिप करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको चूज तो करना ही पड़ेगा। और 4 का बी पार्ट है आपका फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या एनपीओ। मतलब अगर मान लो जैसे ऊपर, वैसे ज्यादातर ना एनपीओ आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन में आपको एनपीओ तो मिलेगा ही मिलेगा, एनपीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको थर्ड हो या फोर्थ हो, दोनों में से आपको एनपीओ तो मिलता ही मिलता है। फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ऐसा हो सकता है या तो फाइनल अकाउंट्स आ जाएगा या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, उसकी वेटेज आपकी ये 4 नहीं है, बाय मिस्टेक 4 है, ये 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर की वेटेज है ये। ठीक है, 10 नंबर की वेटेज है। देन फिफ्थ का ए पार्ट, फिफ्थ का ए पार्ट, इसमें आपका बीओई, डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री और बीआरएस। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स हैं, बीओई, इन्वेंट्री, डेप्रीसिएशन, बीआरएस। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर की वेटेज का। फिफ्थ का जो बी पार्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी पार्ट रहेगा, इसमें आपके ये छोटे छोटे, मतलब कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का, जिसमें बेसिक्स भी आ सकता है, कोई पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन बना सकता है 5 नंबर का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से बना सकता है, डेप्रीसिएशन से बना सकता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बना सकता है, फाइनल अकाउंट से बना सकता है। मतलब किसी भी चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन बन के यहां पर आ जाएगा, इसका पता ही नहीं कि सर कुछ कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और फिफ्थ का जो सी पार्ट रहेगा, ये आपका 10 नंबर का कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका ज्यादातर फोकस रहता है किसके ऊपर, बोनस इशू, राइट इशू या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन वाले क्वेश्चन के ऊपर 10 मार्क्स। सिक्स्थ क्वेश्चन जो रहेगा, सिक्स्थ क्वेश्चन जो रहेगा, इसमें आपका कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन रहेगा, शेयर्स डिबेंचर्स का 15 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन। वो फोर फीचर इशू, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा वगैरह जो आप लोग क्लास 12th में पढ़ा करते थे, वही क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा 15 नंबर का। और 6 के बी पार्ट में आपका रहेगा थ्योरी क्वेश्चन 5 नंबर का। ये आपका पेपर पैटर्न है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। बताइए इस पेपर पैटर्न में कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता लगा कि पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से आपको एक क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस है। मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 जरूर करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स है, आसान रहता है, इजी रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 2 भी करना चाहिए, 6 भी करना चाहिए। अब आपके पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिफ्थ ही छोड़े। फिफ्थ में अगर आपको लगता है कि तीनों पार्ट आपको आते हैं तो तीनों कर लो, वो 3 क्वेश्चन की वजह से बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। अगर आपकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, तो आप थर्ड फोर्थ करके आना। अगर आपको लगता है कि सर मेरा पार्टनरशिप में थोड़ा सा दिक्कत आती है या एनपीओ में दिक्कत आती है, तो फिर वो वाला क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि 100% कोर्स करना है, पूरा कोर्स करना है। अभी से मत सोचना कि मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना, पूरा कोर्स करना है, पूरा सिलेबस करना है आपको, एक चीज भी नहीं छोड़नी, ना मैं छोड़ने दूंगा आपको। ठीक है, बताइए क्या ये पेपर पैटर्न क्लियर है? ठीक है ना, चलो नाउ अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अब आधे घंटे के लिए मैं आपको, आधे पौने घंटे के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, दैट इज बीआरएस। थोड़ा सा आपको देखो, ज्यादा कुछ तो पता नहीं पता आधे घंटे में। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, जो पता लगना था तुम्हें अभी तक पता लग गया हो कि सर का क्या तरीका है क्या नहीं है। ठीक है, अब मैं आधे घंटे जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, सिर्फ एक ये हो जाएगा कि सर पढ़ाते कैसे। ठीक है, बाकी देखो एक क्लास में, एक आधे घंटे के सेशन में क्या ही जज करोगे, वो तो जब कोर्स लोगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते। ठीक है, हर चीज में इंसान को एक बार स्टार्ट तो करना पड़ता है, पहल तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं, ये तो एक कहने वाली बात होती है कि सर डेमो क्लास हो जाएगी। देखो डेमो क्लास, आपको लगता है कि सर एक डेमो क्लास में तुम ये जज कर जाओगे कि टीचर कैसा पढ़ाता है, नहीं जज कर पाते। वो रिस्क तो लेना ही पड़ता है, वो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। आपने बचपन में स्कूल में एडमिशन लिया था, क्या आपको पता था कि स्कूल में क्या होगा? रिस्क तो लिया ना, रिस्क तो लिया ना कि भाई हाँ ये स्कूल में जाना है, चाहे जितना मर्जी लोगों ने बोल दिया हो कि स्कूल में जाइयो, इस टीचर से पढ़ियो, उस टीचर से पढ़ियो, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुमने तो सुन लिया सिर्फ कि हाँ इससे। लेकिन हो सकता है ना कई बार सुनी सुनी बातें भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो रिस्क लेना पड़ता है, बट रिस्क तो जिंदगी में हर किसी को लेना पड़ता है। ठीक है, बट मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि आप मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो आपको कोई परेशानी कभी नहीं आने दूंगा। ठीक है, बाकी ठीक है भाई, मैं भी इंसान हूं। ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, बाकी कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ही सब कुछ करके दे देंगे, नहीं, वो तो अगर आप इस उम्मीद से आओगे तो कोई फायदा नहीं आने का।
आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर अपनी तरफ से अपना काम करेगा, अपनी ड्यूटी करेंगे, अपने लेक्चर्स देंगे, समझाएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट देंगे, ये सब चीजें करेंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है। ठीक है, चलो। तो अब एक बीआरएस का एक टॉपिक मेरे को कराना है, स्टार्टिंग हम इसी से करते हैं, बीआरएस, तो बीआरएस करते हैं। ठीक है, चलो। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी बहुत बातें लिखो मेरे साथ साथ। जैसे मैंने बोलता ना कि लिखवाने की आदत है मेरे को, तो मैं लिखवाऊंगा। मेरी तरफ से पूरे सारे नोट्स वोट्स सब रेडी होते हैं, लेकिन मैं कभी भी नोट्स अपने शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं शेयर कर दूंगा तो आपको लिखने की आदत नहीं रहेगी, इसलिए मैं लिखवाता ही हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो सारे नोट्स आपको भेज सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं भेजता और मैं भेजूंगा भी नहीं कभी। लिखो भाई, टॉपिक है हमारा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। वेटेज, एग्जाम में वेटेज 5 to 10 मार्क्स, एंड द टॉपिक इज वेरी वेरी इजी, इससे आसान कुछ नहीं। बीआरएस इससे आसान कुछ नहीं, बीआरएस से आसान कुछ नहीं। बताइए बीआरएस क्या है, क्या होता है बीआरएस? आपने क्लास 11th में पढ़ते हैं ना बीआरएस, हाँ। तो बताओ बीआरएस आपने स्टेटमेंट बनाई होगी, क्या होता है बीआरएस, कौन बताएगा? व्हाट इज बीआरएस? ये स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? बताइए, चैट में लिखना है, चैट में लिख दो, माइक ऑन करके बताना है, माइक ऑन करके बता दो, लेकिन बताओ जरूर व्हाट इज बीआरएस। क्यों बनाते हैं बीआरएस? और मजे की बात है, मैंने ग्रुप में वीडियो भी डाल दी थी इसकी, मैंने ग्रुप में भी वीडियो डाली थी इसकी, अगर आपने देखी हो तो। बताइए क्या होता है बीआरएस? किसी को नहीं पता? 11th क्लास में बनाई है ना तुमने, तो बताओ बीआरएस क्या होता है, क्यों बनाई जाती है, पर्पस क्या है? कैश बुक, हाँ, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो कि सर कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला। अब उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। बिल्कुल ठीक बोला, क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या ने बिल्कुल ठीक बोला कि सर कैश बुक और पासबुक को मैच करने के लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है, बिल्कुल ओके है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। देखो, मैं कहता हूं कि सर बीआरएस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है टू रिकंसाइल। क्या रिकंसाइल करना है सर? कैश बुक में ना एक बैंक कॉलम होता है, कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है, इसके बैलेंस को, इसके बैलेंस को हम अपनी पासबुक से या बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी बोल दो, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, इसके बैलेंस से मैच करने के लिए। सर कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है। पासबुक से जो बैलेंस मैच होगा वो तो सर बैंक कॉलम का ही होगा ना। कैश बुक के जो बैंक कॉलम में एंट्री आ रही होंगी वही तो सारी बैंक की एंट्रीज हैं, तो सर जो बैंक कॉलम का बैलेंस होगा उसी को ही तो तुम मैच करोगे, किससे? पासबुक से। तो इसको मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि देयर में भी अ चांस, ऐसा हो सकता है कि सर कैश बुक की बैंक कॉलम का जो बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है वो आपस में मैच ना कर रहा हो, उनमें कोई रीजंस हो। जैसे कि चेक डिपॉजिट करा दिया, बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया, तो हमने कैश बुक में तो डेबिट कर दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में तो उसे डेबिट कर दिया कि हाँ भाई चेक आया था, चेक डिपॉजिट करा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो चेक लगा नहीं है। मतलब मेरी कैश बुक तो बड़ी हुई है लेकिन बैंक में अभी तक वो बैलेंस आया नहीं है, तो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसी एंट्री को लोकेट करने के लिए बीआरएस बनाते हैं।
रिवर्स कहानी लो, हमने चेक इशू करा, किसी को चेक इशू करके दे दिया, चेक इशू किया तो हमने अपनी कैश बुक कम कर दी, क्रेडिट कर दी, लेकिन अभी सामने वाले ने जिसको हमने चेक इशू किया था उसने बैंक में चेक लगाया ही नहीं। अगर बैंक में चेक नहीं लगाया तो मेरी पासबुक अभी तक डिडक्ट हुई नहीं, तो डिफरेंस आ रहा है। मेरे पासबुक में से कटा नहीं लेकिन मैंने कैश बुक को कम कर रखा है, तो डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे डिफरेंसेस को लोकेट कहां किया जाएगा? बीआरएस। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ गई। हमने कोई शेयर्स खरीद रखे थे, हमने कोई डिबेंचर खरीद रखे थे, हमने एफडी करा रखी थी, तो ये सब पे जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह होती है वो सीधा मेरे किस में आ गई? बैंक अकाउंट में आ गई। लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई? क्योंकि सर अभी तक हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आई नहीं थी। तो डिफरेंस आ रहा है दोनों अकाउंट में, दोनों बैलेंस बुक्स में डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस को लोकेट किया जाएगा बीआरएस में। और भी कई सारे डिफरेंस होता है, कई बार कुछ एरर हो जाता है, कई बार कुछ एरर हो जाता है कि हमने कोई एंट्री कैश बुक में गलत पास कर दी, बैंक में तो वो ठीक है, लेकिन हमने अकाउंटिंग करते समय कैश में कुछ, कैश बुक में कुछ गलती कर दी, तो भी डिफरेंस आ रहा है। कई बार बैंक से कोई गलती हो गई, बैंक ने हमारे अकाउंट में कोई गलत एंट्री रिकॉर्ड कर दी, तो सर तब भी डिफरेंस आएगा। तो ऐसे डिफरेंसेस को लोकेट कहां किया जाता है? एक स्टेटमेंट बना के लोकेट किया जाता है। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो लिखते हैं, लिखते हैं लिखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is prepared to reconcile balance as per bank column of cash book with balance as per पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। कि सर बीआरएस क्यों बनाई जाती है? बीआरएस बनाई जाती है टू रिकंसाइल, रिकंसाइल करना मतलब मैच करना, रिकंसाइल मींस मैच करना, कि बीआरएस बनाई जाती है टू रिकंसाइल बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के बैलेंस को किससे मैच करना है? पासबुक के बैलेंस से मैच करना है। ठीक है, सेकंड, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। ऐसा थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने बताया ना किसी भी प्रैक्टिकल चैप्टर से थ्योरी भी आ सकता है। नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, कि सब बीआरएस क्यों बनानी चाहिए? नीड भी कह सकते हो आप इसे, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, और आप इसे सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो। बीआरएस क्यों बनाई जाती है? देखो लिखो, द रिकंसिलिएशन will bring out any errors that may have been committed either in cash book और पासबुक। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कहता है कि भाई रिकंसिलिएशन से अगर कोई भी एरर होगा, अगर कोई भी एरर होगा, चाहे वो कैश बुक का एरर हो, चाहे वो पासबुक में एरर हो, भाई चाहे हमारे अकाउंटेंट से एरर हो गया हो, चाहे बैंकर से एरर हो गया हो,
वो एरर निकल के आ जाएगा, वो एरर निकल के आ जाएगा। भाई अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो हम डिफरेंसेस ढूंढेंगे, हो सकता है डिफरेंस में कोई गलती निकल आए। डिफरेंसेस जब ढूंढ रहे थे तो पता लगा कि अरे कैश बुक में तो ये गलती होगी, ये एंट्री हमने गलत साइड पे चढ़ा दी, उल्टी साइड पे चढ़ा दी। डेबिट करनी थी, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करनी थी, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, या एंट्री डबल रिकॉर्ड कर दी, या एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। ठीक है, तो कोई भी एरर होगा, कोई भी ओमिशन होगा, ये पता लग जाएगा। ये तो कैश बुक एरर हो गया। बैंक से भी एरर हो सकता है, जैसे गलती से क्या किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दिया। जैसे मेरा नाम है वरुण, माय नेम इज वरुण, वरुण जैन, फुल नेम इज वरुण जैन। दुनिया में क्या मैं अकेला ही वरुण जैन हूं? वरुण जैन नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो मान लो एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है वरुण जैन का। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक में और भी तो वरुण जैन हो सकता है कोई, बोलो हाँ या ना, हो सकता है ना। तो मान लो कोई अमाउंट दूसरे वरुण जैन ने डिपॉजिट कराया, लेकिन नाम कंफ्यूजन होने की वजह से बैंक ने क्या करा, मेरे अकाउंट में वो अमाउंट डाल दिया, तो मेरा अकाउंट बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे एरर को भी बीआरएस में पता लग जाएगा कि हाँ अच्छा बैंक से ये एरर हो गया। या गलती से मान लो किसी और वरुण जैन ने कोई चेक इशू किया था, वो चेक उसके अकाउंट से कटना चाहिए था, लेकिन मेरे अकाउंट से कट गया गलती से। अब ये भी बैंक के एरर्स हैं। अगर ऐसी एरर्स अब आपको सामने दिखेंगी कि ये एरर हो गई है, तो आप बैंक में जाओगे और आप बैंक को इन्फॉर्म करोगे, फिर बैंक क्या करेगा, उस एंट्री को रिवर्स करेगा, ठीक करेगा। होता है ना कई बार हमारे अकाउंट से अननेसेसरी चार्ज कट जाते हैं, फिर हम बैंक में जाते हैं, हम पूछते हैं कि ये फालतू के चार्ज क्यों कट गए, तो बैंक कई बार ये बोल देता है कि गलती से हो गया ये सिस्टम, ऐसा सिस्टम कई बार गलती कर सकता है। ठीक है, तो बैंक बोलेगा कि गलती से हो गया ये, तो बैंक क्या करेगा, उस एंट्री को रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो ऐसे एरर्स को, चाहे वो कैश बुक एरर हो, चाहे वो पासबुक एरर्स हो, इनको लोकेट करने के लिए भी बीआरएस काम आती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेकंड, एनी undue delay in the clearance of check will be shown up in the reconciliation। ठीक है, कहते हैं एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ द चेक विल बी शोन अप इन द रिकंसिलिएशन। जैसे कि चेक डिपॉजिट कराया, मान लो आज है 31 मार्च, और 31 मार्च को मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया, या मान लो 30 मार्च आज, तो 30 मार्च को बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। ठीक है, अब 31 मार्च तक हो सकता है वो चेक क्लियर ना हुआ, हो सकता है वो चेक कब हो, अप्रैल में क्लियर हो जाकर। कई बार चेक बैंक से भी लेट हो जाते हैं ना, मान लो बैंक की छुट्टियां आ गई बीच में। एक बार मेरा चेक है 1 हफ्ते बाद क्लियर हुआ था, क्योंकि बैंक की ना बीच में बहुत सारी हॉलीडेज आ गई थी, ये भी छुट्टी, सेकंड सैटरडे भी आ गया, संडे भी आ गया, फिर पता नहीं एक दिन बैंक की स्ट्राइक हो गई थी, कुछ भी था। तो मान लो अगर बीच में ऐसे ऑफ्स आ गई, छुट्टियां आ गई, तो इस वजह से डिले हो जाता है क्लियरेंस में। ठीक है, तो ये सब डिले भी आपका बीआरएस में डिटेक्ट हो जाती है कि अच्छा हाँ ये हमने चेक डिपॉजिट करा रखा है, अभी तक नहीं आया। अगर आप बीआरएस नहीं बनाओगे तो सर ये इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी, कंट्रोल कैसे कर पाओगे, कैसे पता लगेगा कि हमने बैंक में चेक लगा रखा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें बीआरएस बनाने से ही तो पता लगेगी कि हाँ चेक डाल रखा है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं चेक वापसी आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं चेक में कुछ एरर हो गया हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बीआरएस से पता लगती है कि भाई अगर कोई डिले हो रहा है चेक क्लियर होने में तो उसको आप ढूंढ सकते हो। थर्ड, a regular reconciliation discourages the accountant from embezzlement। एम्बेजलमेंट मतलब फ्रॉड करना, चोरी करना। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रॉड करना, चोरी करना। अगर रेगुलर रिकंसिलेशन होगी, अगर दोनों बुक्स का रेगुलर रिकंसिलेशन होगा, तो जो अकाउंटेंट होगा ना
वो हमेशा कोई चोरी करने से, फ्रॉड करने से क्या करेगा, डरेगा। उसको पता है कि भाई हर महीने, या बड़ी बड़ी कंपनीज तो वीकली 15-15 दिन में रिकंसिलेशन करती हैं। आजकल तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि वो डेली के डेली बेसिस पे रिकंसिलेशन बना के दे देंगे, ठीक है। लेकिन जब अकाउंटेंट को ये पता होगा कि हाँ रिकंसिलेशन होना है, कि जो हमारा चीफ अकाउंटेंट है वो कैश बुक और बैंक बुक को क्या करेगा, आपस में मैच करेगा, रिकंसिलेशन बनाएगा, तो उसको हमेशा डर रहेगा कि हाँ चोरी कर दी, अगर मैंने चोरी कर ली, कुछ गड़बड़ी कर दी, तो वहां पर निकल के आ जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमेशा चोरी करने से, फ्रॉड करने से बचेगा, डरेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कंट्रोल पर्पस के लिए बीआरएस काम आती है। तो दिस इज द नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, व्हाट इज बीआरएस एंड व्हाट इज द नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया था, तो 5 नंबर के लिए परफेक्ट आंसर है। डेफिनेशन लिखोगे और ये 3 पॉइंट्स दोगे। बताओ यहां तक कोई डाउट है? क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? बताइए, ओके कर दीजिए। आप रिएक्शन भी दे सकते हो, जूम पे रिएक्शन का ऑप्शन होता है ना, थम्स अप करने का, वो भी कर दिया करो। अपनी थोड़ी ना लिखने की स्पीड बढ़ा लेना, थोड़ी लिखने की स्पीड आप लोग को बढ़ानी पड़ेगी। हाँ जी, थोड़ी अपनी लिखने की स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि मेरी लिखने की स्पीड थोड़ी फास्ट है, मेरी लिखने की स्पीड थोड़ी फास्ट है। तो लेक्चर्स में आप पॉज करके भी लिख सकते हो, अभी स्टार्टिंग में आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो आप पॉज करके रोक कर लिख सकते हो, ठीक है। मैं बोलूंगा कि मेरे लेक्चर्स को, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आता है, तो 1.25 या 1.5x से ऊपर मत देखना, फिर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेता हूं ना, तो 1.5x 1.25x से ऊपर मत देखना, ठीक है। जो चैप्टर आपको आते हैं, ठीक है, जो चैप्टर में आपको लगता है कि हाँ ये नहीं आता, तो उसको तो नॉर्मल पेज पे ही देखना, क्योंकि मैं जब समझाता हूं तो मैं धीरे समझाता हूं, लेकिन लिखते हुए मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, तो आप अकॉर्डिंगली स्पीड एडजस्ट करना है ना। ये रिकॉर्डेड लेक्चर में ये भी बेनिफिट रहता है। देन टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, किससे जो डिफरेंस आते हैं, जो बीआरएस में मैं डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं, तो डिफरेंस किस किस वजह से डिफरेंस आता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, 3 तरीके के डिफरेंस होते हैं। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है ट्रांजेक्शन डिफरेंस, और एक होता है एरर। 3 तरीके के डिफरेंस होते हैं, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है ट्रांजेक्शन डिफरेंस, और एक होता है एरर। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैं टाइम की बात कर रहा था, चेक डाला लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ना तो वो कोई गलती है, एरर वेरर कुछ नहीं है, वो टाइम की वजह से डिफरेंस है, कि भाई 1-2 दिन बाद क्लियर होगा, छुट्टियां आ गई बैंक की, उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। आपने चेक इशू कर दिया लेकिन सामने वाले ने अभी तक डिपॉजिट नहीं करा, तो वो टाइम की वजह से डिफरेंस है, उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। कुछ होते हैं ट्रांजेक्शन डिफरेंस, कि ट्रांजेक्शन का नेचर ही ऐसा है, डिफरेंस आएगा, ट्रांजेक्शन का नेचर ही ऐसा डिफरेंस आएगा। जैसे किसी कस्टमर ने क्या करा, आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक, तो सीधा आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो आपके बैंक में पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक में तो तभी रिकॉर्ड होगा ना जब आपके पास उसका एसएमएस आएगा, जब आपको वो इंफॉर्मेशन पता लगेगी। तो वो ट्रांजेक्शन का नेचर ही ऐसा है कि डिफरेंस आएगा। आपके बैंक में सीधा इंटरेस्ट इनकम आ गई, कोई डिविडेंड इनकम आ गई बैंक अकाउंट में सीधा, तो वो आप तो कैश बुक में तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको वो पता लगेगा। आपकी कोई ईएमआई जाती है, वो ईएमआई सीधा बैंक से डिडक्ट हो गई, ठीक है, तो बैंक तो कम हो गया, लेकिन आपको तो वो तभी पता लगेगा जब आपके पास उसका कोई एसएमएस आएगा, कोई उसकी इंफॉर्मेशन आएगी। तो यानी कि ट्रांजेक्शन का नेचर ही ऐसा है कि डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन डिफरेंस। और तीसरा होता है एरर, गलतियां। भाई अकाउंटेंट से कैश बुक में कोई गलती होगी, ट्रांजेक्शन उल्टी साइड पे पोस्ट होगी, डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, या फिर ट्रांजेक्शन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड होगी या डबल रिकॉर्ड होगी, तो ये एरर है। बैंकर से कोई एरर हो गया, गलती से आपका अकाउंट डेबिट हो गया, गलती से आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है, तो वो बैंकर की वजह से एरर है, तो वो भी एक डिफरेंस का रीजन है। तो यानी कि 3 रीजन बताया मैंने, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजेक्शन डिफरेंस और तीसरा एरर, ठीक है, इसको लिखो।
टाइमिंग डिफरेंस। ट्रांजैक्शन डिफरेंस। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट आया। टाइमिंग डिफरेंस लिखो, एनी अनड्यू डिले in clearance of check, any undue delay in the clearance of check। ठीक है, ये हो जाएगा टाइमिंग डिफरेंस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे चेक डिपॉजिट कराया, चेक डिपॉजिट कराया, नॉट येट क्रेडिट, बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशू कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, ट्रांजैक्शन डिफरेंस में आएगा एनी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन entered in the passbook directly but not intimated to customer। ठीक है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हमारी बैंक में आ गई, कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हमारे बैंक में आ गई बट कस्टमर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई। जैसे कि एग्जांपल, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ओके भाई, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक में पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक में तो तभी रिकॉर्ड होगा ना जब उसकी इंफॉर्मेशन पता लगेगी। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया या क्रेडिट किया। सब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया क्रेडिट किया, इसका मतलब समझाएगा कोई? इंटरेस्ट अलाउ किया क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट हमें मिला है या बैंक ने हमसे चार्ज किया है? अलाउड या क्रेडिटेड, तो इंटरेस्ट मिला है या चार्ज हुआ है? हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आया है या गया है हमारे अकाउंट से? क्या कहते हो? आया है, वेरी गुड। जब भी बैंक क्रेडिट कर रहा है ना, जब भी आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अलाउ किया बैंक ने, इंटरेस्ट क्रेडिट किया बैंक ने, तो हमारे अकाउंट में वो पैसा आया है।
ठीक है, तो इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, क्रेडिट कर दिया बैंक ने। क्या बैंक आपको पहले इन्फॉर्म करता है? क्या बैंक आपको पहले फोन करता है कि मैं आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल रहा हूं? नहीं, बैंक तो सीधा हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल देता है। हमें तो वो बाद में पता लगता है जब हम अपनी पासबुक निकलवाते हैं, हम अपनी स्टेटमेंट निकलवाते हैं। आई होप आप में सबके बैंक अकाउंट में भी, पता नहीं हो या ना हो, आप में से किस किस के बैंक अकाउंट है किसी का? आजकल तो होते हैं वैसे बच्चों के, चलो पेरेंट्स के होंगे, ठीक है, तो आप उसको चेक करना। अगर आपके अकाउंट्स हो तो आप उसमें चेक करना, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट के बारे में आपको बैंक थोड़ी ना बताता है, आप तो अपनी पासबुक अपडेट कराते हो तो आपको पता लगता है कि मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम आ गई है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिट बाय द बैंक, और इंटरेस्ट चार्ज्ड डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, बैंक ने इंटरेस्ट क्या करा, काट लिया हमारे अकाउंट से, डेबिट कर दिया। बैंक डेबिट करता है तो मतलब कम कर रहा है। हमारा अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है ना बैंक अकाउंट, तो मतलब वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, बताओ एक क्वेश्चन, बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कब करेगा? बैंक हम पे इंटरेस्ट चार्ज कब करेगा, डेबिट कब करेगा? क्या कहते हो? बैंक हमसे इंटरेस्ट कब चार्ज करेगा, कब डेबिट करेगा बैंक हमसे इंटरेस्ट? बोलो, बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कब करेगा, कब डेबिट करेगा बैंक हमारे अकाउंट को? मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो बैंक इंटरेस्ट, क्या कहना चाह रहे हो, समझा नहीं। मतलब बैंक आपके अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज क्यों कर रहा है? अगर आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ओडी अकाउंट समझते हो, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है, एक अकाउंट फैसिलिटी होती है, जहां पर आप बैंक को बोलते हो कि भाई मेरा ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोल दो, और इनकेस अगर मेरे अकाउंट में पैसे ना हो तो आप मेरे चेक्स को क्लियर करवा देना, मतलब मेरे चेक पास करवा देना। तो वो टेम्परेरी एक लोन टाइप हो जाता है। अब बैंक अगर ये फैसिलिटी आपको देगा ना, तो जितना बैंक ने आपको ये फैसिलिटी दी है, जितने टाइम पीरियड के लिए आप वो फैसिलिटी अवेल कर रहे हो, उतना बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। उसे बोलते हैं ओडी अकाउंट। अगर ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो उस केस में बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उन सबके कुछ करंट अकाउंट होते हैं और ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी होते हैं, ओडी अकाउंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, ये जो इस टाइप की ट्रांजेक्शन होती है, जैसे लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट है, या कोई भी जैसे एसएमएस चार्जेस हैं, नेट बैंकिंग चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये सब चार्जेस बैंक काटता है तो हमारे अकाउंट से सीधा काट लेता है, हमें तो बाद में पता लगता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन डिफरेंस। ठीक है, और फिर आता है एरर। एरर एरर क्या होता है? एरर मतलब गलती, अनइंटेंशनल एरर मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक बाय अकाउंटेंट और बैंक। गलती से कोई मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया अकाउंटेंट से या बैंक से, बैंक ने या अकाउंटेंट ने अगर कोई गलती कर दी, देखो अगर जान की गलती होती है वो तो फ्रॉड होता है, फ्रॉड की बात नहीं हो रही है, एरर की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई गलती से मिस्टेक हो गया बाय अकाउंटेंट या बाय बैंक, उसे बोलते हैं एरर। ठीक है, जान के अगर गलती की जाती है उसे एरर नहीं बोलते, उसे फ्रॉड बोलते हैं। और फ्रॉड की कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होती है, फ्रॉड की सजा होती है। एग्जाम्पल बताओ, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड but entered on क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कि सर चेक डिपॉजिट कराया, चेक डिपॉजिट कराया, लेकिन उसे कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। गलत कर दिया ना सर, चेक डिपॉजिट कराया
चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक तो बढ़नी चाहिए, मतलब कैश बुक की डेबिट साइड पे आनी चाहिए वो एंट्री। एंट्री क्या होगी? एंट्री यही तो होगी सर, जो हमारा बैंक अकाउंट होगा वो डेबिट होगा तो कैश, तो यानी कि हमारी जो कैश बुक है, कैश बुक की डेबिट साइड पे एंट्री आनी चाहिए ना, वो कैश बुक की डेबिट साइड पे एंट्री आनी चाहिए। ठीक है, तो कैश बुक की डेबिट साइड पे ना डालकर हमने क्या कर दिया, अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड पे डाल दिया, यानी कि साइड ही चेंज कर दी, उल्टी साइड पे एंट्री डाल दी। ठीक है, तो ये एरर है। और रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक इन पासबुक, कि भाई बैंक ने क्या करा, बैंक ने गलती से, बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को गलत क्रेडिट कर दिया, बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट गलत क्रेडिट कर दिया, मतलब अमाउंट किसी और का था, डाल हमारे अकाउंट में दिया, तो वो क्या है, एरर है। वो क्या है, एरर है। तो ये तीन तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, ये तीन तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन डिफरेंस और एरर्स। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो ओके कर दो यहां तक। तो तीन चीजें हमने देखी, बीआरएस का मतलब क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, एंड ये डिफरेंसेस कितने तरीके के होते हैं। नाउ अब चाहे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन भी सकते हो, वैसे लिख ही लो, लिख ही लो। ठीक है, अब मैं आपको ना ये बताता हूं कि भाई हमें डिफरेंसेस किस किस में ढूंढने हैं। कैश बुक, क्या हमें पूरी कैश बुक पकड़नी है? यहां पर इस चैप्टर में क्या हमें पूरी कैश बुक पकड़नी है? नहीं, यहां पर आपको क्या पकड़ना है, सिर्फ बैंक कॉलम ओनली। क्या पकड़ना है? बैंक कॉलम ओनली। कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम देखना है आपको। क्या देखना है? कैश बुक का बैंक कॉलम ही देखना है। एक सेकेंड, कैश बुक का बैंक कॉलम ही देखना है। जरा कैश बुक का फॉर्मेट बताओगे? कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता था? कुछ इस तरीके से हमारी कैश बुक बनती थी, देखना जरा। डेट, रिसीट कॉलम, डेबिट आपका रिसीट कॉलम होता था, रिसीट्स, अमाउंट, डेट, पेमेंट, क्रेडिट साइड क्या होती थी, पेमेंट साइड होती थी, अमाउंट। ऐसा ही बनता था, ऐसी हमारी कैश बुक बना करती थी। ठीक है, यहां पर क्या होता था, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और फिर यहां आता था हमारा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, मतलब टू बैलेंस बीडी ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन आएंगी डेबिट साइड पे, रिसीट की ट्रांजेक्शन, पेमेंट की ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे आएगी, और बाय बैलेंस सीडी निकलेगा। मुझे बताओ, ये जो बैलेंसेज है, ये जो बैलेंसेज है जो मैंने अभी यहां पर लिखे हैं, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, क्या ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? टू बैलेंस बीडी हो, बाय बैलेंस सीडी हो, ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है? क्या है सर? ये है हमारा, ये जो बैलेंस निकल के आता है यहां पर, ये टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, अगर ऐसा कुछ बैलेंस है तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस हम बोल सकते हैं, फेवरेबल, फेवरेबल बैलेंस है, क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन अगर मान लो ये उल्टा है केस, ये केस क्या है, उल्टा है, बाय बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस ऐसा कुछ है, बाय बैलेंस बीडी है, या क्लोजिंग बैलेंस ऐसा है कुछ, टू बैलेंस सीडी है, अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अनफेवरेबल है, नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल है, ये क्या है हमारा, अनफेवरेबल। ठीक है, तो यानी कि यहां से पता लगा, यहां से पता लगा कि सर अगर डेबिट बैलेंस है,
अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, पॉजिटिव बैलेंस। और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। ये बैलेंसेस को अच्छे से समझना। ठीक है, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है, और कैश बुक अगर डेबिट हो रही है तो वो बढ़ रही है, और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। मतलब कैश बुक अगर क्रेडिट हो रही है तो कैश बुक क्या हो रही है, कम हो रही है। ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा बैलेंसेस को रीड कैसे किया जाता है? जैसे बाय बैलेंस सीडी है, बताओ ये बाय बैलेंस सीडी है, क्या ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ध्यान से बताना सोच के। बाय बैलेंस सीडी है, क्या ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये बाय बैलेंस सीडी लिखा हुआ है यानी कि ये बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? बाय बैलेंस सीडी क्या कहते हो सारे बच्चे? हाँ, बाय बैलेंस सीडी है तो ये डेबिट है या क्रेडिट है? दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस। सर ये तो लिखा तो क्रेडिट साइड पे है, लिखा तो क्रेडिट साइड पे है। बैलेंस को कभी भी क्लोजिंग बैलेंस से रीड नहीं किया जाता, हमेशा बैलेंसेस को ओपनिंग से रीड किया जाता है। मतलब ये अभी लिखा है बाय बैलेंस सीडी, लेकिन जब इसका ओपनिंग बनेगा तो ओपनिंग तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा ना, टू बैलेंस बीडी, तो बैलेंसेस को हमेशा ओपनिंग से रीड किया जाता है। ऐसे ही ये जो टू बैलेंस सीडी है ये डेबिट साइड पे लिखा है तो इसका ओपनिंग बनेगा बाय बैलेंस बीडी, तो ये क्या है आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो यानी कि क्या हमारा क्रक्स निकला, हमारा क्रक्स निकला ये कि कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल है, पॉजिटिव बैलेंस है, और अगर कैश बुक का क्रेडिट है तो वो अनफेवरेबल है, नेगेटिव है। पासबुक, जो हमारी पासबुक होती है, बैंक स्टेटमेंट होती है, इसमें उल्टा चलता है, इसमें रिवर्स चलता है। पासबुक में रिवर्स चलेगा। तो सर पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है फॉर्मेट, लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। डेट, आपको ये बनाने नहीं है, कैश बुक पासबुक, मतलब कैश बुक तो आपको बनाने की आ सकती है एग्जाम में, वो कैश बुक के चैप्टर में, लेकिन पासबुक नहीं आती बनाने के लिए। एक यहां पर ना कॉलम होता है विड्रॉल कॉलम, बैंक्स में चलता है विड्रॉल कॉलम, और डिपॉजिट कॉलम, और बैलेंस कॉलम। ठीक है, विड्रॉल, विड्रॉल मतलब, विड्रॉल मतलब हमारे अकाउंट से पैसा गया, तो यानी कि जो भी एंट्रीज होंगी ना यहाँ पर विड्रॉल कॉलम में, जो भी एंट्रीज आ रही होंगी हमारे अकाउंट से पैसा गया है, नेगेटिव एंट्रीज है ये, जो हमारे बैलेंस को क्या कर रही है, कम कर रही है, नेगेटिव एंट्रीज। तो विड्रॉल कॉलम को हम बोलते हैं डेबिट कॉलम। पासबुक में उल्टा चलेगा, ध्यान रखना। विड्रॉल कॉलम को डेबिट बोल रहे हैं, और देखो कैश बुक में डेबिट वाला पॉजिटिव था लेकिन पासबुक में डेबिट वाला नेगेटिव है। ठीक है, और डिपॉजिट कॉलम का मतलब क्या हुआ, ये जो डिपॉजिट कॉलम में जो जो भी एंट्रीज आ रही है इससे हमारा बैलेंस बढ़ रहा है, इससे हमारा बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कॉलम है। ये हमारा क्रेडिट कॉलम है। क्या कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है। ठीक है, तो ये सब एंट्रीज करके हमारा यहां पर कुछ बैलेंस निकलेगा, यहां पर हमारा कुछ क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। तो ये बैलेंस अगर तो क्रेडिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल है, और अगर ये डेबिट बैलेंस है तो ये अनफेवरेबल है। ठीक है, तो पासबुक में रिवर्स। तो क्रक्स क्या निकला, क्रक्स निकला कि पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो आपका नेगेटिव बैलेंस होगा, नेगेटिव को ओवरड्राफ्ट भी बोल देते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, अनफेवरेबल बैलेंस होगा। पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपका पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है।
ठीक है। डेबिट बैलेंस नेगेटिव हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, अनफेवरेबल हो गया, और क्रेडिट बैलेंस आपका पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, यानी कि अगर पासबुक डेबिट हो रही है, अगर पासबुक डेबिट हो रही है तो वो कम हो रही है, और पासबुक अगर बैंक अकाउंट आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्रेडिट हो रही है तो वो बढ़ रही है। ध्यान रखना, आगे जाकर एंट्रीज में हमें यही मिलेगा कि बैंक डेबिट हो गया, कैश बुक डेबिट हो गई, कैश बुक क्रेडिट हो गई, बैंक क्रेडिट हो गया। तो हमें समझना है उस टाइम पे कि बैंक क्रेडिट हो रहा है तो मतलब बढ़ गया मेरा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो कम हो गया। कैश बुक डेबिट हो रही है तो बढ़ रही है, कैश बुक अगर क्रेडिट हो रही है तो कम हो रही है। क्या ये बात क्लियर है आपको? बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? जी, ओके कर दो। रिएक्ट भी कर सकते हो आप। कहीं भी कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट, ये लास्ट लिखवा रहा हूं मैं आपको, फिर डेमो क्लास एंड कर देंगे। नोट, कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। कैश बुक, जब यहां पर हम बीआरएस में कैश बुक की बात करते हैं तो वो बैंक कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का मतलब नेगेटिव बैलेंस, या यू कैन से नेगेटिव को ओवरड्राफ्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि नेगेटिव वर्ड नहीं चलता, ओवरड्राफ्ट ही वर्ड लिखा जाता है, ओवरड्राफ्ट। उधर पासबुक, पासबुक डेबिट बैलेंस नेगेटिव, पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट। पासबुक क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट कैश बुक, कैश बुक अगर डेबिट हो रही है तो बताओ, कैश बुक अगर डेबिट हो रही है तो बढ़ रही है या कम हो रही है? कैश बुक अगर डेबिट हो रही है तो बढ़ रही है या कम हो रही है? क्या कहते हो? कैश बुक अगर डेबिट हो रही है तो बढ़ रही है या कम हो रही है? बोलो, बढ़ रही है या कम हो रही है? सर कैश बुक अगर डेबिट हो रही है तो वो बढ़ रही है, इंक्रीज। ठीक है, कैश बुक अगर क्रेडिट हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। पासबुक, पासबुक अगर डेबिट हो रही है, पासबुक डेबिट हो रही है, पासबुक डेबिट हो रही है तो वो कम हो रही है। और अगर पासबुक क्रेडिट हो रही है तो बढ़ रही है, पासबुक क्रेडिट हो रही है तो बढ़ रही है। ठीक है, चलो, तो यहां तक हमारा आज डेमो क्लास का काम है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, अगर क्लियर हुआ है तो ओके कर दो। ठीक है, अभी जाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मिसिंग है, अभी आपको कहीं भी निकलना नहीं है। अगर यहां तक क्लियर है तो ओके कर दो। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, जब आप लेक्चर्स देखोगे तो आगे की बातें कवर होंगी। जब आप लेक्चर देखोगे तो बीआरएस का जो पहला लेक्चर है वो आपको दोबारा देख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके आप देख सकते हो, क्योंकि यही सब बातें हैं उसमें, तो स्पीड फास्ट करके देख लेना, आपका रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे बढ़ना।